कोई हाउस से बाहर निकल जा रहे, चिल्ला रहे, ए सफेद कपड़ा, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, कैसे बना, उसको समझेंगे। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स जाएंगे। राजस्थान की पॉपुलेशन यूपी से कम है तो वहां 10 चले जाएंगे। एब्सेंस ऑफ क्योरम, एब्सेंस ऑफ क्योरम मतलब कि पार्लियामेंट का सेशन चलने के लिए भी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस जरूरी है सारे लोगों की। ऐसा नहीं होता जैसे आज स्कूल में बारिश हो रही है, एक ही बच्चा है तो टीचर बैठा देता, अब क्या ही बात करें। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है वो ऑफ कोर्स अप्रूवल देती है। जब पहले सारे मिनिस्टर्स की पहले मीटिंग होगी, जब वो मिनिस्टर्स की पहले मीटिंग हो जाएगी फिर ही तो पार्लियामेंट में आएगा। वो पार्लियामेंट में कानून बनाना एक फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन है उसका। इसके अलावा पार्लियामेंट के बहुत सारे काम हैं। मुझे बीजेपी ने बोला कि लो भैया सिद्धार्थ पटेल तुम क्या करो, तुम्हें 1 करोड़ रुपए रखो और तुम बीजेपी में शिफ्ट हो जाओ। तो चुनाव तो मैंने लड़ा कांग्रेस में, अब मैं किस में आ गया, बीजेपी में। तो ये क्या हो गया, ये डिफेक्शन हो गया। हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहां से पेपर में आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर जो कि है लेजिस्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है। अगर हम बात करें वर्ड लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर मतलब क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। और हमारे देश में लॉ कौन बना रहा है, हमारे देश में कानून कौन बना रहा है भैया, हमारे देश में पार्लियामेंट कानून बना रही है। तो अपने को बहुत ध्यान से पूरे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप प्रीवियस वाला वन शॉट रिवीजन देखोगे तो उसमें मैंने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था। उसमें हमने बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो कैसे काम करती है। ठीक है भैया, हमने उनको समझ लिया। अब बारी आती है कि पार्लियामेंट के बारे में भी तो समझे कि आखिर हमारे देश में पार्लियामेंट कैसे काम करती है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम उस पर बात करते हैं। The composition and functioning of parliament and state legislature in India and their importance in democratic government। सबसे पहले कि हमारे पार्लियामेंट का कंपोजिशन बना कैसे, मतलब राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, कैसे बना, उसको समझेंगे। क्या क्या फंक्शन है उसको समझेंगे। साथ ही साथ फिर हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके बारे में एक ब्रीफ देखेंगे कि हर स्टेट में भी तो एक विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, कहीं कहीं विधान परिषद भी है। तो एक ब्रीफ में हम उसके बारे में बात करने वाले। द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, powers and functions of Parliament of India, the law making procedure and how Parliament control the executive, how Parliament regulates itself। लॉ कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, साथ ही साथ पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? आप ये सोचो कि हमारे देश में पार्लियामेंट की हमें क्या जरूरत पड़ती है। एक इमेजिन करो कि अगर हमारे देश में पार्लियामेंट नहीं हो तो चीजें कैसे होगी। जस्ट आपको इमेजिन करना है कि पार्लियामेंट नहीं हो हमारे देश में तो चीजें कैसे होगी। अगर पार्लियामेंट नहीं होगा ना तो मतलब फिर तो सरकार ऐसे हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक हो जाएगी। ऑटोक्रेटिक मतलब ऐसा समझ लो तानाशाह जैसे हो जाएगी कि मैं ही राजा हूं और मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाएगा। पार्लियामेंट है तो वो सरकार पे एक तरीके से लगाम लगाने का काम करती है, इन द सेंस कि आपने भी पार्लियामेंट में देखा होगा कि डिबेट डिस्कशन से सरकार से सवाल जवाब किए जाते हैं। ऑल्दो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जैसा सरकार चाहती है वैसे पार्लियामेंट का भी फ्लो रहता है, लेकिन स्टिल आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, आपने बहुत सारे वीडियो, न्यूज चैनल्स, कहीं पे भी कुछ ना कुछ देखा होगा जब अपोजिशन बहुत जोरदार स्पीच देते हैं, जब अपोजिशन भी एकदम फैक्ट के साथ में बात करते हैं, है ना। तो इसलिए पार्लियामेंट की जरूरत हमें पड़ी है कि हमारी सरकार तानाशाह ना हो जाए। हमें सरकार को काबू में, गवर्नमेंट को लिमिट करना जरूरी है। नहीं तो जैसे एक दिन अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने इस देश पर रूल किया, ठीक है, वैसे ही ऐसा भी तो हो सकता था कि इस देश में कोई ऐसी सरकार आएगी और वो सरकार ऐसा रूल करेगी कि सब कुछ उसके काबू में। लेकिन यही गलती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पावर को अलग अलग जगह पे डिवाइड करके रखा है। इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स दी है। सारे चैप्टर को लिंक करते चलो, चैप्टर 2 को लिंक करो, चैप्टर 3 को लिंक करो, 4 को करो, 5th को करो, सबको लिंक करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। सो लेजिस्लेचर इज नॉट मियरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर।
It is center of all democratic political process. It is packed with action, walkout, protest, demonstration, concern, cooperation, unanimity. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि लेजिस्लेचर से आप सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ लॉ बन रहा है। आपने लेजिस्लेचर में ये भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने लेजिस्लेचर में ये भी देखा होगा कि मिनिस्टर से सवाल करे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वॉकआउट होते हैं, मतलब तमाम तरीके की चीज़ें होती है। अब ये सारी चीज़ तो मैंने अच्छी बता दी। लेजिस्लेचर में आपने प्लेन उड़ाते भी देखा है, लेजिस्लेचर में आपने ड्रामा भी देखा है, आपने तमाम तरीके की चीज़ें देखी है, लेकिन कई बार वो ड्रामा हम एक उसका नेगेटिव साइड देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं। कई बार वो ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों हो जाता है? न्यूज़ में आने के लिए। न्यूज़ में आने के लिए क्यों? कि जो सरकार है वो गलत कर रही है। अगर नॉर्मल आज पार्लियामेंट की मीटिंग हो, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाए, तो हो सकता है न्यूज़ चैनल ध्यान ना दे। कई बार वो भी ज़रूरी होता है, कई बार नहीं। तो पार्लियामेंट में कानून बनाना एक फंक्शन है, सिर्फ एक फंक्शन है उसका। इसके अलावा पार्लियामेंट के बहुत सारे काम हैं, इसके अलावा लेजिस्लेचर के बहुत सारे काम हैं। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं इन दो वर्ड को। इसके अलावा इनके बहुत सारे काम हैं, वो हम पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, yet in most democracy legislature are losing center place to the executive. In India too, cabinet initiate policies, sets the agenda for governance and carries them through. This has led some critics to remark that parliament has declined, but even the strong cabinet must retain majority in the legislature. A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. बिल्कुल। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, सबसे पहले शब्द को समझना है। मैंने आपको प्रीवियस वाले वन शॉट रिवीजन में भी बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय कैबिनेट। कैबिनेट मतलब पूरे मंत्रिमंडल नहीं होता, कैबिनेट मतलब ये होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज रहते हैं, इनको हम कैबिनेट, मतलब सारी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, सारे मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बोलते हैं ना इतने सारों में से सर कोई 2-4 जो इंपॉर्टेंट हो गए, वो जो कोर जो 10 एक लोगों की, 10-12 लोगों की जो टीम होती है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे आर दी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ठीक है भैया, अब हमने ये देखा है कि बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में भी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की प्लेस, पार्लियामेंट की जो जगह है, पार्लियामेंट जिस पर्पज से बनाया गया है, वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होते चले जा रहा है। क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में जैसे लेजिस्लेचर, जैसे सरकार चाहती है, मतलब जैसे कैबिनेट, जैसे सरकार चाहती है, वैसे ही पार्लियामेंट फ्लो होता है। क्योंकि इन लोगों के पास में क्या होता है, मेजॉरिटी होता है। जो भी सरकार में रहेगा ऑफ कोर्स उनके पास मेजॉरिटी होगी, बट स्टिल आप ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को भी खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। तो नो डाउट आप ये बोल दो कि हाँ सर लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस या लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस कम होते जा रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं डीप डाउन प्रधानमंत्री को भी पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा, और उनको अपना काम बताना पड़ेगा कि उन्होंने काम क्या किया है, और सामने वाला उनसे सवाल पूछेंगे कि ये काम क्यों नहीं किया है। फैक्ट्स, फिगर, डेटा, सब पे बात होती है यहाँ पे। ठीक है, here lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open forum of debate. On the account of its composition, it is the most representative of all organs of government. It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. पार्लियामेंट में हमें ट्रू डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ही एक ऐसी जगह है जहां पे वाकई में हमें डिबेट्स देखने को मिलती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो जो मेन कैंडिडेट रहते हैं उनके आपस में, उनके बीच में डिबेट होती है, ये आप जानते हो। इंडिया में ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो 2 पॉलिटिकल पार्टी के या जो 3 या 4 पॉलिटिकल पार्टी के जो मेन लीडर है उनके बीच में डिबेट हो रही है, नहीं। इंडिया में क्या होता है, भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, एक यहाँ पे भाषण दे रहा है, एक वहाँ पे भाषण दे रहा है, एक वहाँ पे भाषण दे रहा है, एक वहाँ पे भाषण दे रहा है, कुछ ऐसी सारी चीज़ें चल रही होती है। और उस भाषण में भीड़, कहीं हर जगह कैसे भीड़ आ रही है, देखो रियलिटी वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। इतनी भीड़ आती नहीं है जितनी भीड़ ये पॉलिटिकल पार्टीज बुलाती है। ठीक है, तो आपने कभी भी देखा होगा अपने घर के आसपास में, या कभी भी कोई बहुत बड़े नेता वगैरह है ना, चाहे अपोजिशन के हो चाहे सरकार के हो, कोई भी नेता वगैरह हो, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ इतनी नहीं आती है,
पैसा दे के, आपने देखा होगा बहुत सारी बसेज आ रही है, बहुत सारे लोगों को लेके आ रही है, ये लोग देखने के इच्छुक में नहीं है, ये लोगों को पुश कर रहे हैं कि आओ भैया चलो, ठीक है, समझ गए हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है, प्राइम मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ रहा है, पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक। मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तुम बोलोगे सर हंस क्यों रहे, यहाँ से पीछे से मानुश्री मैडम, हेलो हेलो मानुश्री मैम की तरफ से हेलो सभी को, ठीक है। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, ठीक है। देयर आर 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। कौन कौन सा, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अब इन दोनों में देखो एक डिफरेंस है, लोकसभा में आपको हमेशा ग्रीन कारपेट देखने को मिलेगी, आपको लोकसभा में हमेशा ग्रीन कारपेट देखने को मिलेगी, और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में आपको रेड कारपेट देखने को मिलेगी। जहां ग्रीन कारपेट देख लो समझ जाना इट इज लोकसभा, जहां रेड कारपेट देखो वहां समझ जाना इट इज राज्यसभा। लोकसभा में ग्रीन कारपेट क्यों है, बिकॉज इट डिनोट्स, क्या डिनोट कर रही है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, राज्यसभा में आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा। लोकसभा में हर 5 साल में चुनाव होता है, एंटायर कंट्री, हमारे पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, और आप सभी लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो, ठीक है। राज्यसभा में वही क्या होता है, राज्यसभा में हमारे जो एमएलए होते हैं, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, हमारे एमएलए चुनते हैं, ठीक। तो राज्यसभा में हमारे एमएलए चूज कर रहे हैं कि राज्यसभा के मेंबर कौन कौन रहेंगे, ठीक है भैया। द कॉन्स्टिट्यूशन has given the state an option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. At present only six states have a bicameral legislature, ठीक है भैया। जैसे कि पार्लियामेंट में हमने यूनियन लेवल पे देखा है, यूनियन लेवल पे आपने क्या देखा है कि देयर आर 2 हाउसेज, 1 and 2, देयर आर 2 हाउसेज। वैसे ही स्टेट में भी आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप यूनिकैमरल, मतलब जहां एक हाउस होता है उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल, ठीक है, जहां ओनली वन हाउस है वहां पे हम बोलेंगे यूनिकैमरल, और बाइकैमरल मतलब कि जहां पे 2 हाउसेज है। तो यूनियन लेवल पे हमको क्या देखने को मिला, यूनियन लेवल पे हमको देखने को मिला इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन, मतलब यहां पे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, 1 and 2। लेकिन स्टेट लेवल पे हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं पे यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है तो कहीं पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेशन ज्यादा देखने को मिलता है और बाइकैमरल कम देखने को मिलता है। 6 स्टेट्स है जहां पे क्या है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। वो कौन कौन से 6 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। और ये 6 स्टेट आपके एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे 2 हाउसेज है। बाकी सारे स्टेट में की अगर हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ, अगर मैं गुजरात की बात कर लूँ, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही हाउस है स्टेट लेवल पे। यहाँ पे क्या है, एक ही हाउस है स्टेट लेवल पे। समझ में आ रहा है ना। देखो एक बार मैं फिर से जस्ट एक ब्रीफ बता देता हूँ। ये बात होगी सेंट्रल लेवल की, कि सेंट्रल लेवल यूनियन लेवल पे वी हैव एन लोकसभा एंड वी हैव अ राज्यसभा। ये कहाँ की बात हो गई, ये बात हो गई है यूनियन लेवल की, ठीक है भैया। लेकिन स्टेट लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट लेवल पे हमको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि या तो एक हाउस हो सकता है या डुअल हाउसेज हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, कि कुछ स्टेट्स में डुअल हाउसेज होते हैं। और वो कौन से, मतलब डुअल हाउस मतलब एक हो गया विधानसभा, दूसरा हो गया विधान परिषद। अभी के लिए अपने को इतना जानना है। बाकी स्टेट में क्यों नहीं है, क्या नहीं है, तो उसका एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें कि पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। वो आप थोड़ा सा फेडरलिज्म वाले चैप्टर में और वहां पे समझेंगे अपन, ठीक है, क्लियर, ठीक है भैया। कंट्रीज, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमें 2 हाउस ही क्यों चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग यूनियन लेवल की बात करते हैं कि सर जब आप बोल ही रहे हो, जब आप क्या बोल रहे हो, जब आप बोल ही रहे हो कि स्टेट पे 2 हाउसेज है, स्टेट में 6 जगह पे 2 हाउसेज है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या यूनियन लेवल पे एक हाउस से काम हो सकता था? क्या यूनियन लेवल पे सिर्फ लोकसभा से काम हो सकता था? राज्यसभा बनाने की क्या जरूरत थी? तो जरा अपन उसको समझ लेते हैं, ठीक है।
Countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of national legislature to give representation to all sections in society. A bicameral legislation makes it possible to have every decision reconsidered. Every decision taken by one house goes to other house for its decision. This means that every bill and policy will be discussed twice. This ensures double check on every matter. Even if one house takes a decision in haste, the decision will come for discussion in another house for reconsideration will be possible. ठीक है भैया, इसको कुछ इस हिसाब से समझो कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखो जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट एक जो हम बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट एक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारी कुछ प्लेसेस होती है ना, जैसे अगर मैं बोल दूं तो मैं बोल दूंगा कि केदारनाथ या फिर मैं बोल दूंगा कि गंगा जी के किनारे चले जाओ या नर्मदा जी के किनारे चले जाओ, ठीक है। तो वैसे हर रिलीजन में हम लोग एक तरीके से क्या देखते हैं, होली प्लेस मैं कह सकता हूँ, होली प्लेस हर रिलीजन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। सेम वैसे ही मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि डेमोक्रेसी की जो सबसे खूबसूरत सबसे जो होली प्लेस होगी वो होगी पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे सभी सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब विमेन भी हो, एसटी, एससी, ओबीसी, गरीब, अमीर, सबका रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पार्लियामेंट में सिर्फ गरीब का ही रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं, अमीर का भी जरूरी है, सिर्फ अमीर का ही नहीं, गरीब का भी जरूरी है, मिडिल क्लास का भी जरूरी है, विमेन का भी जरूरी है, सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को ऐसा लगा था टू हाउसेज में, हमें दोनों हाउसेज में क्या रहेगा, दोनों हाउसेज में ये रहेगा कि सभी सेक्शन का पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो सभी सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब लोकसभा को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट्स, ठीक है भैया। अब यहां पे हाउस ऑफ पीपल मतलब फिर से एक बार बात करते हैं, यहां पे लोग डायरेक्टली, यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। हाउस ऑफ स्टेट, राज्य, हिंदी में समझो, राज्य, हाउस ऑफ स्टेट, राज्य, राज्यसभा, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हमने क्या बात करी थी कि राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में हमारे एमएलए चुन रहे हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल उत्तर प्रदेश के एमएलए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों को भेज रहे हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे गुजरात के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सभी जगह के लोग आ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राज्यसभा तो यहाँ पे सभी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है यूनियन लेवल पे, क्योंकि जब केंद्र सरकार काम करेगी, जब हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट वहां पे काम करेगी, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को इंपैक्ट करेंगे ना। जीएसटी लाए हो तो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को भी तो इंपैक्ट करेगा, तो स्टेट की सहमति जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। हम कोई भी कानून बना रहे हैं तो वो कानून बना भली पार्लियामेंट रही है, लेकिन स्टेट लेवल पे लागू किस पे होगा, हम पे। और हम कहाँ रह रहे हैं, हम एक स्टेट में रह रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में, कोई गुजरात में, कोई राजस्थान में, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कोई कहीं पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, सोसाइटी के सभी सेक्शन का, साथ ही साथ इस देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर एक हाउस है तो ये हाउस हमेशा गवर्नमेंट की मेजॉरिटी से चलता है, ठीक है। लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी उसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इलेक्शन यहां पे हो रहा है। तो ये वाला हाउस तो हमेशा सरकार के फेवर में चलेगा, ठीक है। मान लो लोकसभा ने कोई चीज मेजॉरिटी से पास भी कर दी, मान लो वो चीज गड़बड़ हुई तो राज्यसभा रोक देगी। डबल चेक हो रहा है एक तरीके से, क्या हो रहा है कि एक बार इन्होंने चेक करा, फिर ये देख रहे हैं, इनको नहीं जम रहा तो ये रोक दे रहे हैं। तो कोई भी चीज का डबल चेक हो रहा है। अगर आप एक बार में झटके से चीजें पास कर दोगे तो बहुत सारी गलत चीजें भी लागू हो जाएगी इस देश में, उसको रोकना है। इसलिए क्या बात हुई है, इसलिए यहां पे डुअल हाउसेस की बात हुई है, इसलिए यहां पे बाय कैमरल लेजिस्लेशन की बात हुई है। समझ गए हो, क्लियर है, ठीक है, ठीक है भैया। अब बारी आती है राज्यसभा के बारे में। लोकसभा बहुत सिंपल है, एक बार राज्यसभा आपको क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें यहां पे समझ में आने लगेगी, ठीक है। ईच ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ एन इंडिया। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। राज्य, इस देश में जितनी भी स्टेट्स है सभी का वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, resident of state elects member of state legislative assembly. The elected member of state legislative assembly in turn elect the member of Rajya Sabha. जैसे आप आपके पेरेंट्स से पूछोगे, कुछ बच्चे हो सकता है आप में से भी वोट डाल रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव वाला देख रहा है तो, नहीं तो आप तो वोट नहीं डाल रहे हो। आप पेरेंट्स से पूछोगे तो विधानसभा का चुनाव होता है, आपका मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना, मुख्यमंत्री वाला चुनाव, आप सीएम को चुनते हो तो उसको आपके पेरेंट्स किसको चूज करते हैं? एमएलए को चूज करते हैं। तो सिटीजन्स चूज कर रहे हैं एमएलए को, और ये एमएलए जो है ये चूज कर रहा है किसको? राज्यसभा के मेंबर को। ये जो है ये किससे चूज कर रहा है? ये राज्यसभा के मेंबर को चूज कर रहा है। क्लियर? देयर आर टू डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सेकेंड चैम्बर। हम राज्यसभा को सेकेंड चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड चैम्बर, पहला लोकसभा, सेकेंड चैम्बर राज्यसभा। ऑन देयर आर टू डिफरेंट principle of representation in the second chamber. On the other hand, parts of country may be given representation according to their population. The second method, जैसे दो मेथड होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा में। पहला क्या होगा? पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेसिस पे, यूएसए के बेसिस पे। कैसे? जरा एक मिनट दो, ठीक है। यूएसए के बेसिस पे कैसे, ऐसा समझते हैं अपन। यूएसए में क्या है? यूएस में भी जो हाउस ऑफ स्टेट है उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम बोलते हैं सीनेट, ठीक है, सीनेट। तो वहां पे क्या है कि सीनेट में हर स्टेट से, यूएसए में जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट से दो दो मेंबर जाएंगे। हर स्टेट से क्या होगा? हर स्टेट से दो 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 मेंबर जाएंगे। क्लियर है? समझ गए हो? सिंपल है, हर स्टेट से दो दो मेंबर जाएंगे। इंडिया में अब राज्यसभा में कैसे जाता है? इंडिया में राज्यसभा में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर पहुंचते हैं। किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहां पे मेंबर जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर जाएंगे, समझ रहे हो। वहीं राजस्थान की पॉपुलेशन यूपी से कम है तो वहां 10 चले जाएंगे, सिक्किम से एक ही जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसका उतना ही रिप्रेजेंटेशन आपको कहां देखने को मिलेगा? उसका उतना ही रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा। तो राज्यसभा की जो सीट्स है ये सीट्स किसके बेसिस पर है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो फॉर एन एग्जांपल, जब यूपी के एमएलए इलेक्ट करेंगे, यूपी के एमएलए जब इलेक्ट करेंगे तो यूपी के एमएलए कैसे इलेक्ट करेंगे? उनके पास में उनकी पॉपुलेशन, अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी की सीट ज्यादा है। इट इज एन हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ स्टेट्स में क्या है? यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो सिक्किम से कम है, समझ रहे हो। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या देख रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम ये देख रहे हैं कि वहां पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होता है, आपकी कितनी भी पॉपुलेशन क्यों नहीं हो, उनके सीनेट में दो 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 मेंबर हर स्टेट से चले जाएंगे। आपको देखो एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो समझ ही रहे हो, लेकिन आपको यह भी देखना है कि वर्ल्ड में दूसरी जगह पे सरकारें कैसे काम कर रही है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बार बार पढ़ोगे, लेकिन वर्ल्ड का आपको एक छोटा सा पता रहना चाहिए कि वर्ल्ड में सरकारें कैसे काम कर रही। ठीक, ये वाली चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा के मेंबर्स चूज होते हैं, मतलब मेंबर को बोला जाता है, मतलब मेंबर्स जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज देखो और समझो, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा जो है, लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, वेयर एज राज्यसभा जो है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। अब भैया ये चीज मैंने क्या बोल दी, इसको भी जरा 2 मिनट समझ जाओ। लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं ना, हर 5 साल में आपको लोकसभा में चुनाव देखने को मिलेंगे कि अभी चुनाव हुए हैं, अब 5 साल तक वो सरकार रहेगी अगर उनकी मेजॉरिटी है तो। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, बहुत ही बढ़िया। तो लोकसभा में जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो जितने भी लोग गए हैं, ये सब कितने साल के लिए गए हैं? ये सब लोग गए हैं 5 साल के लिए, अगर सरकार एज इट इज चली, विथ मेजॉरिटी चली तो इनका टर्म क्या हुआ? इनका टर्म हुआ 5 साल के लिए, कि आप गए हो लोकसभा में 5 साल के लिए, आप मस्त यहाँ पे बैठो, आराम करो, मजे करो, डिबेट डिस्कशन का पार्टिसिपेट करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
अब मान लो कि राज्यसभा में कोई गया, मान लो आप, मैं अपने आप को, मैंने एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऐसे एग्जांपल लिए थे, आज मैं अपने आप को क्या बनाता हूं, आज मैं बनाता हूं अपने आप को राज्यसभा का मेंबर। मान लो मैं राज्यसभा में गया हूं, ठीक है, तो राज्यसभा में मैं कितने समय के लिए जाऊंगा, राज्यसभा में मैं जाऊंगा 6 ईयर्स। कितने समय के लिए जाऊंगा, 6 साल के लिए मैं राज्यसभा में जाऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ, 6 ईयर्स के लिए मैं राज्यसभा में जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, मतलब कि यहां पे एक साथ में इलेक्शन नहीं होता है। यहां पे हमने ये देखा है कि हर 2 साल में 1/3 सीट्स खाली हो जाती है, हर 2 साल में 1/3 सीट्स खाली हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि ये इनका इलेक्शन अभी हुआ, मान लो 2018 में, इस सीट्स का इलेक्शन होगा 2020 में, ये सीट का इलेक्शन होगा 2024 में। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1/3 मेंबर का इलेक्शन हर 2-2 साल में होता है। तो कभी भी आपको राज्यसभा कंप्लीटली डिसॉल्व होते हुए नहीं दिखेगा, वेयर एज लोकसभा जो है, लोकसभा 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाती है, यहां पे फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है। मान लो कि फॉर एन एग्जांपल मेरा इलेक्शन हुआ है, मैं चुन के आया हूं 2018 में, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 में मेरी सीट पे यहां पे फिर से इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चुन के आए हो 2020 में, तो आपकी सीट पे 2026 में फिर से इलेक्शन हो जाएगा। और इलेक्शन में हमें थोड़ी ना वोट डालना है, वो तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे जो एमएलए हैं वो वोट डाल देंगे, वो चुन लेंगे कि किसको चुनना है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। इसे परमानेंट हाउस इसलिए बनाया गया है राज्यसभा को कि मान लो कभी लोकसभा में किसी सरकार की मेजॉरिटी नहीं रही, या मान लो भी लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, अब इस बीच में कोई इंपॉर्टेंट मैटर रह जाता है, तो एटलीस्ट राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, यहां पे तो डिस्कशन हो जाए। समझ रहे हो? तो संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत दूर की सोच के बनाया है। आपको भले ही लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बन गया होगा, इधर से ले लिया उधर से, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत, इसलिए इतना समय लगा, बहुत दूर की सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बना है। क्लियर है? ठीक, एक बेसिक चीजें, बेसिक से बहुत ज्यादा चीजें, देखो बहुत सारी चीजें मैंने आपको है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाके बताया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाके इसलिए बताया, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कुछ चीजें पता रहेगी तो रटोगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो मजे आएंगे। ठीक, और कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भैया, तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग सेकेंड मेथड, एक तो ये है कि डिस्पाइट पॉपुलेशन आप सभी जगह से इक्वली भेज दो, या फिर क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप जो स्टेट हाउस ऑफ द स्टेट्स है, तो जैसे यूएसए में हाउस ऑफ द स्टेट में क्या हो रहा है, सेनेट में क्या हो रहा है, उनके हाउस ऑफ द स्टेट को सेनेट बोल रहे हैं कि डिस्पाइट पॉपुलेशन हर जगह पे दो लोग जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में हाउस ऑफ द स्टेट जो कि राज्यसभा है, वहां पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि यूपी की पॉपुलेशन जाता है तो यूपी सबसे ज्यादा लोग भेजेगा, सिक्किम की कम है तो सिक्किम कम भेजेगा। क्लियर? ठीक है भैया, तो each of the two houses of parliament has different bases of representation. Rajya Sabha represents states of India. It is an indirectly elected body. ठीक है, ये वही वाली बात होगी कि indirectly elected body है, और यहाँ पे जो राज्यसभा की जो मैंने बेसिक जो चीजें बताई है, तो एक बार आप स्लाइड को रीड करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है। तो इसको रीड नहीं करते हैं और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन वाली बात हो गई भैया। जैसे यूपी की बात लिखी है, उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1998, अब मैं ऐसा ही पढ़ लूं, 0.12 lakhs will get seats equal to that of Sikkim population whose population is 6.10 lakhs। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो सिक्किम का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कम है। क्लियर? ठीक है। Now the framers of the constitution wanted to prevent such disparity, tongue twist, ठीक है। State with larger population gets more representation than states with smaller population get।
Thus, like a more populous state like Uttar Pradesh sends 31 members to the Rajya Sabha, while smaller states and less populous state like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. ठीक है. Member of the Rajya Sabha are elected for the term of 6 years. They can get re-elected. मान लो मेरे 6 साल पूरे हो गए, मैं फिर से राज्यसभा में री-इलेक्ट हो सकता हूं अगर मेरे स्टेट के एमएलए चाहें तो. All the member of Rajya Sabha do not complete their term at the same time. Every 2 years, one third members of the Rajya Sabha complete their term and election held for those 1/3 seats only. वही कि राज्यसभा कभी भी पूरी डिसॉल्व नहीं होती है. राज्यसभा में पूरी राज्यसभा की सीट का एक साथ में चुनाव भी नहीं होता है. 1/3 मेंबर करके क्या होता है, 1/3 मेंबर करके वहां पे हर 2 साल में चुनाव होते रहते हैं. ठीक है. Thus, Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the parliament. ठीक है, ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं. Therefore, it is called permanent house of the parliament. The advantage of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted. जब भी इलेक्शन होने की बारी होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, इंपॉर्टेंट कोई मैटर रहता है तो राज्यसभा में वो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो सकता है. Apart from the elected members, Rajya Sabha has also 12 nominated members. President nominate these members. इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा 12 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं. 12 कौन से रहते हैं? 12 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं राज्यसभा में और इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. अब प्रेसिडेंट क्या मन से नॉमिनेट कर देते हैं ऐसे चलते चलते सड़क चलते कि अच्छा वो लड़का अच्छा दिख रहा है, ए लड़का राज्यसभा का मेंबर बनेगा, ऐसा करके बोलेंगे? नहीं. यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि कोई पर्सन जिसने स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, आर्ट में अच्छा किया हो, लिटरेचर में बहुत अच्छा किया हो, जिन्होंने कि एक्सेप्शनली हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया हो, उन्हीं 12 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है. उनको 12 लोगों को नॉमिनेट, देखो एक पर्पस ये भी है क्योंकि हम ये चाहते थे कि फॉर एन एग्जांपल किसी ने स्पोर्ट्स या आर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर लिया तो हम ये भी चाहते हैं ना कि वो स्पोर्ट्समैन की बात भी तो सुने, उनकी इंडस्ट्री में क्या समस्या है वो भी तो पार्लियामेंट को पता होना चाहिए. समझ रहे हो क्या कहना है, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं. ठीक है. राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है वो जरा कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो पता ही नहीं हो. तुमको लोकसभा की बताओ तो तुम लोग राज्यसभा की कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी है. ठीक है. दीज नॉमिनेशन आर मेड फ्रॉम among those person who have made their mark in the fields of literature, science, art and social service. जिसने लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है, उनका नॉमिनेशन होता है. कहाँ पे होता है? राज्यसभा में होता है. ठीक है भैया. अब यहाँ पे बाइकैमरलिज्म इन जर्मनी. अब यहाँ पे थोड़ा सा जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं. मैंने तुम लोगों को किसके बारे में बताया? मैंने तुम लोगों को अभी यूएसए के बारे में बताया. अब थोड़ा सा जर्मनी में काम कैसा होता है जरा उसे समझते हैं. जर्मनी हैज बाइकैमरल लेजिस्लेशन. जर्मनी में भी क्या है? जर्मनी में भी बाइकैमरल लेजिस्लेशन है जैसे कि इंडिया में है. ठीक है. द 2 हाउसेज आर नोन एज फेडरल असेंबली. एक पहले हाउस को हमने बोल दिया फेडरल असेंबली, दैट इज बुंडेस्टाग, एंड फेडरल काउंसिल दैट इज बुंदेस्ट्रात. Assembly is elected by a complex system of combining direct and proportional representation system for the period of 4 years. अब यहाँ पे जो फेडरल असेंबली है, अच्छा आप एक चीज नोट करोगे, जर्मनी के 2 हाउसेज इन्होंने बताए. पहला हाउस कौन सा बताया? पहला हाउस इन्होंने बताया है बुंडेस्टैग. ठीक है. और दूसरा कौन सा बताया है? दूसरा इन्होंने बताया बुंडेस्ट्रात. ठीक है. तो ये जो नाम है ये जर्मनी में नाम है, जर्मन में नाम है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई जर्मनी में हमारे बारे में देख रहा होगा तो सोचेगा कि लोकसभा राज्यसभा क्या नाम दिया हो, उनके लिए वो यूनिक रहेगा, लेकिन हमारे लिए इनके नाम यूनिक है. उसके बाद में इन्होंने हर जगह पे फेडरल असेंबली जो है, जो बुंडेस्टाग है, दैट इज सिमिलर टू दी लोकसभा. इन्होंने फेडरल शब्द इसलिए लगाया क्योंकि जर्मनी भी फेडरलिज्म को फॉलो करता है. जर्मनी भी 16 स्टेट्स में डिवाइडेड है. कितने? 16 स्टेट्स में जर्मनी डिवाइडेड है. ठीक है. तो इनका जो बुंडेस्टाग है वो क्या है? वो हमारे लोकसभा जैसा है. लोकसभा जैसा इन द सेंस कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. एक ही चीज कॉमन है, जैसे कि हमारे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं वैसे ही जर्मनी के बुंडेस्टैग में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होते हैं. मतलब कि फॉर एन एग्जांपल कि आप जर्मनी में रहते हो, ठीक है, आप जर्मनी के नागरिक हो, यहाँ पे बुंडेस्टाग की वोटिंग हो रही है तो आपको दो वोट देने पड़ेंगे. 2 वोट देने पड़ेंगे मतलब यहाँ पे एक तो कैंडिडेट लिखे रहते हैं, आप कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे दोगे, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी लिखी रहती है. तो वहाँ पे हर कैंडिडेट, वहाँ पे हर सिटीजन
दो वोट देता है, एक देता है कैंडिडेट को और एक देता है पॉलिटिकल पार्टी को। तो वहां पे डुअल वोटिंग सिस्टम, मतलब डुअल वोटिंग सिस्टम मतलब कि मैं वोट डालने जा रहा हूं तो पहला मुझे वो कैंडिडेट पसंद आ रहा है तो मैंने उस कैंडिडेट को दे दिया, दूसरा मुझे वो वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद आ रही, वो वाली आ रही तो मैंने उस वाली पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे बस लोकसभा से सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ का जो बुंडेस्टैग है, जैसे कि हमारे लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम लोग डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वैसे ही जर्मनी में भी क्या होता है, जर्मनी में भी बुंडेस्टैग के जो लोग आ रहे हैं, जो वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको लोगों ने डायरेक्टली चुना है। बस वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के माध्यम से चुन रहे हैं और हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू हम चुन रहे हैं। ठीक है भैया। फिर यहां पे आते हैं, द 16 फेडरल स्टेट ऑफ जर्मनी आर रिप्रेजेंटेटेड इन द फेडरल काउंसिल। और जो बुंडेस्टैट है, ठीक है, यहाँ पे जो फेडरल काउंसिल है वो हमारी राज्यसभा जैसी हो गई। यहाँ पे ये जो 16 स्टेट्स हैं, ठीक है, ये जो 16 स्टेट्स हैं इनका रिप्रेजेंटेशन होता है इनकी फेडरल काउंसिल में। अब फेडरल काउंसिल में कैसा होता है, जैसे कि हमारे राज्यसभा में हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे यूपी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में 31 मेंबर्स गए, सिक्किम की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट मिली। सेम वैसे ही हमको क्या देखने को मिलता है, सेम वैसे ही हमें इनकी फेडरल काउंसिल में इनके जो स्टेट्स हैं, इनके जो 16 स्टेट्स हैं, जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट को उस स्टेट से ज्यादा लोग जाएंगे फेडरल काउंसिल में, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उस स्टेट से कम लोग जाएंगे फेडरल काउंसिल में। ठीक है भैया, ये वाली भी चीजें समझ में आ गई। लेकिन ये काम कैसे करती है, जैसे यहाँ पे काम क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल कि वहां पे एक स्टेट से मान लो 6 लोग गए, दूसरे स्टेट से 7 लोग गए, तीसरे स्टेट से 8 लोग गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक स्वर में काम करते हैं। एक स्वर में काम मतलब कि वहां पे ये होता है कि जो भी मामला स्टेट से रिलेटेड हो, कोई भी लॉ अगर जर्मनी बना रहा है, जर्मनी में कोई भी लॉ बन रहा है और अगर वो स्टेट से रिलेटेड हो तो ही फेडरल काउंसिल का रोल आता है। अगर कोई लॉ स्टेट से रिलेटेड नहीं है तो फेडरल काउंसिल का कोई रोल नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज वहां पे हमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि फॉर एन एग्जांपल किसी स्टेट से 6 लोग गए, ठीक है, तो ये 6 लोग एक साथ में ब्लॉक की तरह काम करते हैं। एक साथ में ब्लॉक की तरह कैसे काम करते हैं कि मान लो ये जिस स्टेट से आए हैं उस स्टेट ने अगर बोल दिया कि तुम इसके फेवर में वोट करो तो 6 के 6 लोग एक साथ में वोट कर देंगे, और अगर उस स्टेट ने बोल दिया तुम इसके अगेंस्ट में वोट करो तो ये इसे उस वोट को नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन कर देंगे कि हम वोट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें वोट ही नहीं करना है, या उसके अगेंस्ट में जाके कर देंगे। समझ रहे हो? अब जैसे राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में हम तो मतलब राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे कि एमएलए चूज कर रहे हैं ना, हमारे जो एमएलए है वो राज्यसभा के मेंबर को चूज कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी में फेडरल काउंसिल में क्या है, जर्मनी में फेडरल काउंसिल में यह है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। मान लो मैं जर्मनी का कोई स्टेट हूं, आउट ऑफ 16 स्टेट ये एक स्टेट हूं मैं, तो यहाँ पे हम सारे लोग नॉमिनेट करेंगे कि हमारे स्टेट से 5 लोग फेडरल काउंसिल में, ये 5 लोग जा रहे हैं, तो 5 लोग उनके वो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे नॉमिनेट होता है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है। लेकिन ये लोग वोट कैसे करते हैं, ये लोग एक ब्लॉक की तरह, मतलब या तो ये 6 के 6 लोग फेवर में वोट कर देंगे, या 6 के 6 लोग क्या करेंगे, 6 के 6 लोग अगेंस्ट में जाके वोट कर देंगे, या कई बार क्या होता है, कई बार हमको देखने को मिलता है कि जो स्टेट है, जो जर्मनी की स्टेट है, वहां पे मान लो कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो वहां पे एक तरीके से लड़ाई रहती है कि वोट करे नहीं करे, ये नहीं करे, तो ये बहुत बार ये लोग एब्सटेन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये वोट करने से एब्सटेन कर देते हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे बस सिमिलैरिटी कुछ ये थी कि इनका जो फेडरल असेंबली है वो हमारे लोकसभा जैसी है, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, फेडरल काउंसिल जो है वो हमारे राज्यसभा से जैसी है, लेकिन हमारे राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनके वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। यहाँ पे जो फेडरल काउंसिल है वो काम कैसे कर रही है, वो काम कुछ इस तरीके से कर रही है कि ये लोग एक साथ में जो 6, 5, 6 जो भी स्टेट से जो लोग पहुंचे हैं फेडरल काउंसिल में, तो या तो वो उनके जो 6, 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग नॉमिनेट किए हैं वो नॉमिनेटेड लोग या तो एक साथ में फेवर में वोट डालेंगे, अगेंस्ट में एज एन टीम वहां पे अपने आप को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? फेडरल काउंसिल के पास में वही मैटर आते हैं जो कि स्टेट से रिलेटेड हो, बाकी के मैटर इनकी फेडरल असेंबली कर देती है। क्लियर? इट वॉज ऑल अबाउट जर्मनी। ये जो आपका जो बॉक्स वगैरह दिए हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि वर्ल्ड में काम कैसे हो रहा है,
वर्ल्ड गवर्नमेंट बाकी सारी जगह पे कैसे काम कर रही है। ठीक है भैया, अब जरा अपन लोकसभा को समझ लेते हैं। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे ही लोकसभा है वैसे ही आपके स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे कि पूरे आपके स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देंगे और वहां पे लोग डायरेक्टली वोट कर रहे होंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग लोकसभा में भी देखते हैं कि एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और क्या हो रहा है वहां पे लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं। For the purpose of the election, the entire state, in case of state legislative assembly, is divided into territorial constituency of roughly equal population. One representation is elected from each constituency through universal adult suffrage, where the value of vote of every individual would be equal to other. At present, there are 543 constituency. The number has not changed since 1971 census. The Lok Sabha is elected for the period of 5 year. ठीक है, यहाँ पे जो 543 का जो लोकसभा में आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, कि हमने पूरी कंट्री को क्या डिवाइड किया है, हमने पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और कोशिश ये की जाती है, मतलब ध्यान ये रखा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के से इक्वल हो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इक्वल हो, कोशिश की जाती है। ये जो 543 का नंबर है, ये 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से चल रहा है, ये 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से चल रहा है। अब यहीं पे तो आपको सोचना है, यहाँ पे आपको क्या सोचना है, आपने देखा होगा कि अभी नई पार्लियामेंट बनी है ना, ये मैंने नई पार्लियामेंट की फोटो लगाई है यहाँ पे, ये हमारी नई वाली लोकसभा की फोटो है। तो नई लोकसभा क्यों बनाई, क्योंकि जो हमारी पहले वाली जो लोकसभा थी, उस लोकसभा में इतने लोगों के बैठने की ही कैपेसिटी थी, 543 या फिर 600-700 लोग ही बैठ पाएंगे। लेकिन और ये जो अरेंजमेंट चल रहा है, ये अरेंजमेंट कब से चल रहा है, 1971 के सेंसस से। कहाँ से चल रहा है, 1971 के सेंसस के हिसाब से। अब अगर आज हम बात कर रहे हैं 2025, 2026, 2027, तो सीट्स बढ़ेगी ना, 543 से सीट्स तो बढ़ानी होगी। तो नए पार्लियामेंट का बनाने का एक रीज़न ये भी था कि जब सीट्स बढ़ेगी तो हमें सिटिंग कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी। हमारी सीट भी तो 500 से 700, 750, 800 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उतनी सिटिंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे देश में गाड़ी चल रही 1971 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे ये चेंज आया है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में, मतलब इसलिए पार्लियामेंट का जो नया फॉर्मेशन हुआ है उसका रीजन एक ये भी है। क्लियर? ठीक है भैया। नाउ व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है, हमें जरा उससे समझना है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन, पार्लियामेंट को हमें लेजिस्लेटिव फंक्शन समझते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब कि पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन merely approve legislation. The actual task of drafting bill is proposed by the bureaucracy under the supervision of minister concerned. The substance and even the timing of bill are decided by the cabinet. No bill is introduced in parliament without the approval of the cabinet. Member other than the minister introduce bill but have no chance of being passed without the support of government. अब मैंने क्या पढ़ दिया है उसे समझते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो, ये दो फोटो लगाई है मैंने। दो फोटो क्यों लगाई है मैंने, सरकार में मान लो कि इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो कोई भी कानून बनाना होगा तो सरकार तय करती है ना कि कौन सा कानून बनाना है। अब सवाल यह है कि सर क्या अपोजिशन कानून बना सकता है, क्या जो अपोजिशन में है क्या वो कानून बना सकता है, वो बना सकता है क्या, सोचो बताओ। देखो अपोजिशन के कानून बनते नहीं है लेकिन दे हैव फुल राइट। ठीक है, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और नरेंद्र मोदी भी, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मिस्टर राहुल गांधी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सरकार इनकी है। तो कानून बनने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे, इनके होंगे ना, बिकॉज दे हैव मेजॉरिटी, इनके पास मेजॉरिटी है। अगर ये कानून लेके भी आ गए, अगर ये कोई बिल लेके भी आ गए, तो वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा, वो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। तो जब भी अपोजिशन, वो इंसान जो कि मिनिस्टर नहीं होता है, वो इंसान जो कि मिनिस्टर नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल, दैट इज
प्राइवेट मेंबर बिल। और अगर कोई मिनिस्टर बिल लेके आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पब्लिक मेंबर बिल। क्या बोलते हैं? पब्लिक मेंबर बिल। क्योंकि यूजली कानून बनाने का काम यूजली लॉ मिनिस्टर्स बनाते हैं, मतलब मिनिस्टर एक तरीके से क्या करते हैं, मिनिस्टर्स पॉलिसी, मिनिस्टर्स लॉ बनाते हैं। मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? फॉर एन एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो मिनिस्टर होंगी वही कानून लेके आएंगी ना, उनको ही लगेगा कि हाँ ये कानून बनाना है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी वही क्या करेंगे, वही कानून लेके आएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी दूसरे बीजेपी वाले आदमी को भी क्या करना है, समझ रहे हो? कानून कोई क्यों बनाएगा? सरकार कानून कब बनाती है? जब उनको लगता है कि हमें पर्टिकुलर चीज में सुधार करना है या हमें पर्टिकुलर चीज कुछ ऐसी तरीके से चाहिए, तो वो सरकार करेगी ना, मिनिस्टर करेंगे ना। अब बीजेपी के तो बहुत सारे एमपी है, वो क्यों कानून लेके आएंगे? और अगर वो कानून लेके क्यों आएंगे? अगर मान लो उनको कोई, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई समस्या है, तो वो सीधे जाके फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे ना कि मैडम ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये। मैडम को लगेगा तो मैडम कानून लेके आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेके आएंगे। तो अगर कोई भी बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक मेंबर बिल। और पब्लिक मेंबर बिल का कानून बनना ज्यादा सरल होता है। वहीं कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानून मतलब बिल लेके आ सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं हो सकता। पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर बिल कानून लेके आ सकते हैं। प्राइवेट मतलब जो अलग जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो और भी जो रिप्रेजेंटेटिव है जो अपोजिशन में है, वो लोग बिल लेके आ सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं होता है। लेकिन जब ये बिल लेके आते हैं, फॉर एन एग्जांपल ऐसा बहुत बार हुआ है कि इन लोगों ने कोशिश की है, क्या की, इन लोगों ने कोशिश की है कि ये कानून बन जाए। तो जब ये बिल लेके आते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। जब ये बिल लेके आएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? पब्लिक मेंबर बिल। पब्लिक मेंबर बिल। क्लियर? ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखो, आपको एक चीज और है कि जब भी बिल बनना होता है, जब भी कानून बनना होता है, तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि उसको हम बिल बोलते हैं। जब तक कि कोई चीज कानून नहीं बनती है हम उसे बोलते हैं बिल। एक चीज और समझ लो, ऑल्दो मैंने ये प्रीवियस वाले चैप्टर में आपको समझाया है। क्या समझाया मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में? ध्यान करते हुए चलो कि लॉ बनने से पहले, फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एक कानून बनाना चाहता हूं। वो कानून क्या है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 ईयर से लेके 21 में कन्वर्ट कर दी जाए। तो अभी मैं चाह रहा हूं, तो मैंने पार्लियामेंट में वो कानून जो है वो टेबल पे रखा, तो हम उसको बोलते हैं बिल। जब वो पार्लियामेंट में टेबल पे गया तो हमने उसे बोला बिल। जब उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर और साइन कर देते हैं तब हम उसे बोलते हैं लॉ। तब हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम उसे बोलते हैं लॉ या एक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जब तक कोई भी कानून नहीं बना है तब तक हम उसे क्या बोलते हैं? तब तक हम उसे बिल बोलते हैं, ठीक है भैया। अब एक चीज और समझो कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर इनको कोई लॉ लेके आना है, या हम बात करें फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को कोई भी कानून बनाना है, तो वो कानून का ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद बैठती होंगी? जी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर खुद तो नहीं बैठेंगी। ब्यूरोक्रेसी पढ़ी है हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ब्यूरोक्रेसी पूरा ड्राफ्ट एकदम तैयार कर देती है, एंड देन लास्ट में मैडम पहुंचती हैं और वो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देके कि ऐसा ऐसा ये है। ऑल्दो लीडरशिप इनकी रहती है, लेकिन बिहाइंड द सीन काम कौन कर रहा होता है? जैसे कोई भी कंपनी देखोगे या आप अपने स्कूल को ही देखोगे, तो स्कूल में पढ़ा टीचर रही है, सब कुछ आपका टीचर कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन लीडरशिप किसकी रहेगी? प्रिंसिपल की रहेगी। आखिरी जब भाषण देना होगा तो प्रिंसिपल दे के चले जाएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। समझे हो? यही कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सो नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मतलब जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है वो ऑफकोर्स अप्रूवल देती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं हूं सरकार में, ठीक है, मैं हूं सरकार में और मुझे क्या करना है? मुझे कोई कानून बनाना है। मैं हूं प्रधानमंत्री, ठीक, मैं बन गया हूं प्रधानमंत्री, और मेरे पास में जो मेरे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर है, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, डिफेंस, होम मिनिस्टर, ये सारे हो गए। तो हम लोग बैठे हैं और पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि एक वो कानून है, वो कानून इंप्लीमेंट कर ले, ये कर ले। पहले हम अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ वो कानून लेके आना है। जब पहले सारे मिनिस्टर्स की पहले मीटिंग होगी, जब वो मिनिस्टर्स की पहले मीटिंग हो जाएगी फिर ही तो पार्लियामेंट में आएगा वो, ठीक है। पहले वो लोग आपस में मीटिंग कर लेंगे ना कि कल पार्लियामेंट में ये कानून के लिए ये बिल अपने को टेबल करना है, इतने लोगों का सपोर्ट लगेगा, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो पहले मीटिंग होगी, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में वो टेबल किया, न्यूज में नहीं आ जाएगा वो, समझ रहे हो? तो पहले क्या होता है? पहले कैबिनेट की एक मीटिंग हो जाती है, कैबिनेट उसे अप्रूव कर देता है, फिर आगे वो बढ़ता है। क्लियर?
ये वाली चीज हो गई। Members other than minister can also introduce bill but they have no chance of being passed without the support of government। तो वही मिनिस्टर्स के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा और भी लोग कानून को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो पास नहीं हो सकते क्योंकि मेजॉरिटी नहीं होती है। वो पास तभी होंगे जब सरकार सहमति जताएगी कि ठीक है। क्लियर है? ठीक। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट क्या करता है भाई? एग्जीक्यूटिव से क्या करता है? एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब करता है, सारी चीजें पूछता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को एक डर बना रहता है कि अगर हमने काम अच्छे से नहीं किया है तो क्या होगा, तो हमको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, पार्लियामेंट में हमसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे होती है। फाइनेंशियल फंक्शन, गवर्नमेंट रेजेस फंक्शन थ्रू टैक्सेस। अच्छा, फाइनेंशियल फंक्शन में एक चीज समझो, तुम्हारे घर में एक तिजोरी होगी, तिजोरी तो खैर क्या ही होगी, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ बैंक खाते में है, ठीक है। लेकिन तुमने अपने दादी दादाजी नाना नानी कहीं से सुना होगा, उनके घर में कभी पुरानी तिजोरी देखी होगी। तो घर का पैसा पहले कहाँ पे रखा जाता था? तिजोरी में रखा जाता था, है ना, कि वहां पे घर का सारा पैसा है। वैसे देश की तिजोरी को क्या बोलते हैं? देश का जहां सारा पैसा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हमारे देश के सारे पैसे रहते हैं। अब देश में पैसा कैसे आता है? टैक्सेशन के माध्यम से। टैक्स लगाती है सरकार। मेजर जो पैसा आता है वो टैक्स के माध्यम से आता है, कि सरकार टैक्स लगाती है और वो टैक्स का पैसा कहां पे चला जा रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चले जा रहा है। अब सरकार को क्या करना होता है? सरकार को अब कहीं ना कहीं रुपए खर्च भी तो करने पड़ेंगे। जैसे बजट आया है तो इस पॉलिसी में इतने करोड़, इस पॉलिसी में इतने करोड़, यहाँ पे ऐसा कर दिया, वहां पे वैसा कर दिया, तो रुपए लगते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकालते रहते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकालते रहते हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसा होता है कि हर कभी रुपए निकाल लो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बजट के माध्यम से हर साल बजट प्रेजेंट होता है। बजट के माध्यम से क्या होता है? थ्रू बजट सरकार बता देती है कि हमारा इतने करोड़ का बजट है और इतने करोड़ रुपए खजाने से निकल के अलग अलग जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जहां जहां जिस मिनिस्ट्री को जितने रुपए देना है वो। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि जब भी देश के खजाने से पैसे निकलते हैं तो वहां पे पार्लियामेंट का अप्रूवल, लोकसभा का अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल, स्पेशली जिसमें लोकसभा का अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। वहां पे कौन बैठे हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको पता होना चाहिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इतने सारे लोग टैक्स भर रहे हैं, इनका पैसा सरकार कहां कहां इस्तेमाल कर रही है। तो वहां पे मेजॉरिटी से वो चीज पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में पार्लियामेंट में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर देश के खजाने से 1 रुपए भी निकलता है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट को आपको जवाब भी देना पड़ेगा, पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है हमारा फाइनेंशियल फंक्शन। कभी भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू टैक्स लेके आ रही, कुछ भी करना है तो आपको पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो फाइनेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक। देन नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है? सभी डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? हमारा पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। किसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है? एक तरीके से पूरे देश में सभी वर्ग के, सभी सामाजिक लोग हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। हर रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, हर रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, हर कास्ट, कम्युनिटी, विमेन, सबको रिप्रेजेंट करने के लोग हमें दिखते हैं। पार्लियामेंट का डिबेटिंग फंक्शन है, ये तो आप जानते ही हो कि पार्लियामेंट में अच्छी खासी बहस होती है और इन्हीं बहस में आपको मजे भी आते हैं। कभी कभी पता है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे पूरे सेशंस देखो, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सेशन जरूर देखना। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे लोकसभा टीवी, इन सब पे, मतलब जो गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक जो सरकार के जो रहते हैं वहां से आपको ओरिजिनल सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि सरकार काम कैसे करती है, पार्लियामेंट काम कैसे करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट संविधान में अगर कोई चेंज लेके आना हो, द पार्लियामेंट हैज पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव करने, कुछ भी अमेंडमेंट के थ्रू कुछ भी चेंजेस करने, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास में इक्वल पावर होती है कि दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से चीजें पास हो जाएगी।
ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो संविधान में बदलाव करना हो तो वो इलेक्टोरल फंक्शन में क्या, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पार्लियामेंट का रोल होता है। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस एमएलए के थ्रू। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एमपीज के थ्रू। तो वहां पे क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्ट भी कर रही है, किसको इलेक्ट कर रही है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों को। जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियली वाला फंक्शन क्या कर रही है कि पार्लियामेंट रिमूव कर सकती, किस किस को रिमूव कर सकती भैया, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर रहे, तो अगेन स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या हो सकता है, इन सबको हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे और यहां से देखो बहुत सारे सवाल भी बनते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो सीधे सीधे यहां पे आपको सवाल बन जाएंगे। क्लियर है? नाउ द कंपैरिजन ऑफ लोकसभा विद दैट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की पावर को अपने को कंपेयर करना है। ठीक है भैया, देखो दो तरीके के बिल होते हैं। सबसे पहले आप बिल समझ गए हो ना कि बिल क्या होता है। बिल मैंने बता दिया कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक हम उसे बिल बोलते हैं। ठीक, अब बिल में एक तो हो गया प्राइवेट मेंबर बिल, ये मैं बता चुका हूं। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब कि अगर मिनिस्टर कोई कानून, मिनिस्टर ने अगर वो बिल नहीं लेके आया तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है, फिर वो आदमी कोई भी क्यों ना हो। और एक हो गया पब्लिक मेंबर बिल, मतलब जब मिनिस्टर चाहता है, जब मिनिस्टर खुद बिल लेके आया है तो वो हो गया पब्लिक मेंबर बिल। एग्जांपल, निर्मला सीतारमन एक बिल लेके आई है तो दैट विल बी दी पब्लिक मेंबर बिल। यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कोई बिल लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। समझ गए हो? फिर एक और होता है मनी बिल एंड नॉन मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, अब मनी बिल में, जब भी मनी बिल की बात आएगी तो मनी बिल में हमेशा जो पावर होती है वो लोकसभा के पास में ज्यादा होती है। किसके पास में ज्यादा होती है? लोकसभा के पास में ज्यादा होती है। क्यों? मनी बिल मतलब, मनी बिल ऐसा समझ लो मनी से रिलेटेड चीजें, और मनी से रिलेटेड चीजों में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन दी राज्यसभा। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा क्यों ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि मैंने बताया ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रुपए कहां से आ रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रुपए आ रहे हैं हमारे टैक्स से। तो जो हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, उस रिप्रेजेंटेटिव को जानने का पूरा अधिकार है कि भैया तुमने लोगों के रुपए, सरकार का अपना पैसा नहीं है, तुमको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर के अपने पैसे? ये जो देश में जो इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं, तुमको क्या लगता है पैसे कहां से आया? लोन बात अलग है, लेकिन ये पैसा कहां से आया? हमारा पैसा है, अपना पैसा है, वो हमारे पैसे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव को जरूर पता रहना चाहिए कि लोगों का पैसा कहां पे खर्च हुआ। वहीं राज्यसभा में मनी बिल की पावर राज्यसभा के पास इसलिए नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, सिक्किम, आसाम, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उससे वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? और स्टेट के अपने टैक्सेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने खजाने हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब किताब यहां पे, इसलिए राज्यसभा के पास में पावर नहीं होती। किस केस में? मनी बिल के केस में। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मनी बिल की बात करें तो 2 मिनट बता दूं, फिर हम एनसीईआरटी से ही चलेंगे, मतलब एनसीईआरटी के उसमें चलेंगे। मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल जब भी, फॉर एन एग्जांपल, कि सरकार मनी से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं तो वो सारी की सारी चीजें लोकसभा में है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, उसका राज्यसभा से कुछ लेना देना नहीं। मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हो गया, पास होने के बाद में कहां जाएगा? वो जाएगा राज्यसभा के पास में। लेकिन राज्यसभा अगर इस पे वोट ना भी करे तो भी हम ये मानेंगे, अगर 14 डेज तक राज्यसभा ने पास नहीं भी किया तो हम ये मानेंगे कि मनी बिल इज पास्ड। इसलिए मैंने बोला है कि राज्यसभा के पास में पावर नहीं होती है मनी बिल के टर्म्स में। ठीक है, राज्यसभा के पास में पावर नहीं होगी मनी बिल के टर्म्स में। क्लियर? ठीक है भैया, ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। लोकसभा, राज्यसभा
प्रेसिडेंट। मेजरली लॉ मेकिंग में तीनों इंक्लूडेड है। तो मनी बिल के केस में क्या हुआ, मनी बिल के केस में हुआ कि बिल आएगा लोकसभा में, लोकसभा में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, पास हो गया, पास होने के बाद बिल कहां पे चले गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, राज्यसभा ने मान लो पास नहीं किया, तो हम ये मानेंगे आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज हम ये मानेंगे कि बिल ऑलरेडी राज्यसभा ने पास कर दिया और बिल प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन अब बात आती है यहां पे किसकी, अब बात आती है यहां पे ऑर्डिनरी बिल की। किसकी बात आती है, ऑर्डिनरी बिल की। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है भैया, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल ये समझ लो कि मुझे मैरिज एज ऑफ अ गर्ल्स को 18 से लेके 21 करना है, तो यहां पे दोनों के पास में सेम पावर है। बिल आया लोकसभा में, लोकसभा में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, पास हो गया, बढ़िया है। फिर आया राज्यसभा में, राज्यसभा में डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। फॉर एन एग्जांपल, लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया मेजॉरिटी से, तो बिल कभी भी प्रेसिडेंट के पास में नहीं जाएगा। ठीक है, और यहां पे कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है, 14 डेज 15 डेज। मान लो लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा हो सकता है 1 महीने तक बिल अपने पास में रखे। ये भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। मनी बिल में क्या हुआ, मनी बिल में लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। ये वाली भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हुई, किसकी बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट लेके आने वाले हैं, संविधान में कुछ बदलाव लाना है, तो वही लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर ही प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में भी होता है पावर ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, पावर ऑफ लोकसभा इज इक्वल टू दी राज्यसभा। क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। एक फाइनल बात तुमको ये बताना है, फाइनल बात तुमको ये बताना है, फिर आधे से ज्यादा चैप्टर तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा समझो अगर ये बात समझ गए तो। फाइनल ये है बेटा कि मान लो तुमने ये देखा है कि यूनियन लेवल पे हमारे पास में क्या है, यूनियन लेवल पे हमारे पास में है पार्लियामेंट, यूनियन लेवल पे हमारे पास में हो गई पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे क्या हो गया, स्टेट लेवल पे क्या हो गया हमारे पास में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब पार्लियामेंट भी कानून बना रही है केंद्र यूनियन लेवल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट भी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव भी कानून बना रही है स्टेट के लिए, ठीक है, क्लियर है। जैसे पार्लियामेंट कानून बना रही है, सेम वैसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए कानून बना रही, ठीक है। कभी तुमने सोचा है कि जिस चीज पे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसी चीज पे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मतलब उसी चीज पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी कानून बना दिया, तो फिर किसका कानून सुनेंगे, तो फिर किसका कानून सुनेंगे, कभी सोचा है? ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट में यह है कि एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें मेंशन है, फॉर एन एग्जांपल डिफेंस, तो डिफेंस से रिलेटेड हमेशा कानून यूनियन ही बना सकता है, क्योंकि वो चीजें किस में लिखी है, वो चीजें लिखी है यूनियन लिस्ट में। एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश नीति से कानून कौन बना सकता है, यूनियन लिस्ट ही बना सकती है, क्लियर है। वैसे स्टेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें लिखी है, इसमें कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही कानून बना सकती है। तो समझ में आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये चीजें मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की यूनियन, पार्लियामेंट कहां कहां कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहां कहां कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये भी कानून बना सकता है और ये भी, पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लो कि कॉन्करेंट लिस्ट का कोई मुद्दा ऐसा रहा कि जिसपे पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी कानून बना दिया, तो किसकी सुनेंगे, तो हमेशा पार्लियामेंट की सुनी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं सुनी जाएगी। क्लियर,
ठीक है, अब मैंने ये चीज क्यों बताई तुमको? मैंने ये चीज तुम लोगों को इसलिए बताई क्योंकि जब हम पावर कंपेयर करेंगे, तो जब भी स्टेट लिस्ट पर, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मानो, ठीक है, मान लो कि मैंने यहां पे लिखा एजुकेशन, मान लो यहां पे लिखा है स्टेट लिस्ट में दिया है एजुकेशन। अब पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट चाह रहा है कि जो एजुकेशन स्टेट लिस्ट पे, इस पे कानून बनाने की जरूरत आ गई, किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है। मान लो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो यहां पे हमेशा पावर किसको दी जाएगी? यहां पे हमेशा पावर राज्यसभा के पास दी जाएगी। तो यहां पे राज्यसभा हैज मोर पावर देन लोकसभा। तो कभी भी बात अगर स्टेट लिस्ट पे आई है कि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना पड़ा है किसको? पार्लियामेंट को, तो हमेशा पावर राज्यसभा के पास में ज्यादा होगी लोकसभा के मुकाबले, बिकॉज राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट। क्लियर? तो इन केस ऑफ मनी बिल लोकसभा इज मोर पावरफुल, बट इन केस ऑफ स्टेट लिस्ट, जब मैटर रहेगा स्टेट लिस्ट का, तो राज्यसभा इज मोर पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दोनों की सेम पावर है, ऑर्डिनरी बिल में दोनों की सेम पावर है। क्लियर? समझ में आ गया तुमको? अब जरा यहां पे हम क्या करें? अब जरा यहां पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार पावर का, ठीक है। नाउ पावर्स ऑफ द लोकसभा: मेक लॉज ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, एंड कैन इंट्रोड्यूस एंड इनेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स। यहां पे यूनियन लिस्ट पे कोई भी कानून बना लो, कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई भी कानून बना लो, और यहाँ पे क्या कर लो? मनी बिल और नॉन मनी बिल मतलब ऑर्डिनरी बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये तो मुझे तय करना है ना कि मैं बिल को सबसे पहले राज्यसभा में लेके जाऊंगा कि लोकसभा में। तो यहाँ पे बिल आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, कंसिडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल। कंसिडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल, जो नॉन मनी बिल है उसको ये ध्यान रखते हैं। सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल, लेकिन ये मनी बिल में क्या कर सकते हैं? कुछ अमेंडमेंट बता सकते हैं, कर नहीं सकते, बता सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लोकसभा में मनी बिल आया, मनी बिल पास हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, लेकिन राज्यसभा ने बोला कि देखो भैया ये चेंजेस कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। राज्यसभा ने लोकसभा से बोला कि ये चेंजेस कर दोगे तो अच्छा रहेगा। लोकसभा को मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आफ्टर 14 डेज हम ये मानेंगे कि बिल प्रेसिडेंट के पास में गया। तो मनी बिल में सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। अप्रूव प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे क्या है कि इनके पास टैक्सेशन, बजट और इन सब की पावर लोकसभा के पास में ज्यादा है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकल रहा है। जब जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकलेगा, तब तक पावर किसके पास रहेगी? तब तक पावर लोकसभा के पास रहेगी, राज्यसभा के पास नहीं रहेगी, ठीक है। यहां पे क्या है? अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोनों के पास बराबर है, दोनों के पास बराबर की पावर है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशन, मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रिजोल्यूशन। ये भी राज्यसभा भी सरकार से सवाल कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो वो दोनों हाउसेज में बैठते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज दी मेंबर ऑफ द लोकसभा, लेकिन आपने उनको राज्यसभा में भी देखा होगा। राज्यसभा में क्यों देखा होगा? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको दोनों हाउसेज में जाना पड़ेगा जवाब देने के लिए। क्लियर? ठीक है भैया। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाला, अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर कभी देश की इमरजेंसी की बात आ गई तो यहां पे इनके पास में पावर है। फिर यहाँ पे दोनों इलेक्शन, जब इलेक्शन की बात आ रही, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस की बात आ रही है, तो सेम पावर राज्यसभा के पास भी है। प्रेसिडेंट तो मतलब इलेक्शन की बारी आ रही है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा। अगर हमें जजेस को रिमूव करना है तो राज्यसभा इज इक्वल टू द लोकसभा, यहाँ पे सेम पावर है। स्टैब्लिश कमिटी एंड कमीशन एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट, ठीक है। Can give Union Parliament power to make laws on the matter included in the state list. स्टेट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट को कानून बनाना है तो राज्यसभा की जरूरत है, तो राज्यसभा से ही आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। आई थिंक ये चीजें सॉर्टेड है, मैंने आपको सॉर्टेड कर दिया है कि मनी बिल में
इनके पास पावर है, स्टेट लिस्ट में इनके पास पावर है, बाकी लगभग इनकी पावर इक्वल है। ठीक है, क्लास 11 के लेवल तक अभी तुमको इतना ही समझना है। नाउ स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा में सारी चीजें बता चुका हूं, तो अब आपको समय नहीं लगेगा, जितनी भी टेक्निकल वाली चीजें थी वो आप समझ चुके हो। द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट. Its purpose is to protect the power of the state. Therefore, any matter that affects state must be referred for its consent and approval. वही कि कोई भी मैटर जो कि स्टेट को इफेक्ट कर रहा है तो वो राज्यसभा से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। Thus, if Union Parliament wish to remove a matter from state list over which only state legislature can make law to the union list or concurrent list in the interest of nation, the approval of राज्य सभा is necessary. वही वाली बात है कि जब हमने बात करी कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो अगर स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है, मान लो एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्टेट लिस्ट में, तो इस एजुकेशन को पार्लियामेंट उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाह रही है, तो पहले आपको राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में अगर तुमने किसी भी मैटर को छेड़ ली है तो राज्यसभा के पास में स्पेशल पावर है। ठीक, दिस प्रोविजन एड स्ट्रेंथ टू द राज्यसभा, और यही प्रोविजन राज्यसभा को एक स्ट्रेंथ, और जो ट्रू हम बोल रहे हैं ना कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट, वो ट्रू प्रिंसिपल यहीं पे फुलफिल हो रहा है। However, experience shows that the member of Rajya Sabha represent their party more than they represent their state. लेकिन रियलिटी ये है कि राज्यसभा के हमने पर्पस क्या था राज्यसभा का, कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मेंबर ऑफ जो उत्तर प्रदेश से जो आए हैं वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, जो मध्य प्रदेश से आए वो मध्य प्रदेश को करेंगे, जो बिहार से आए बिहार को करेंगे। लेकिन स्टेट को छोड़ के बीजेपी वाले बीजेपी को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस वाले तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी वाले समाजवादी पार्टी को, ऐसा करके सब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन करना तो स्टेट को था। क्लियर? ठीक है, पावर एक्सरसाइज्ड ओनली बाय दी लोकसभा, लोकसभा का पावर एक्सरसाइज करता है। ठीक है, द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। मनी बिल में राज्यसभा के पास में क्या है, राज्यसभा के पास में पावर नहीं है। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा, देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मतलब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल मतलब उनको मेजॉरिटी लोकसभा में लेके आनी है। मेजॉरिटी कहां पे चाहिए, मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए। राज्यसभा में वो सिर्फ सवाल कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में सिर्फ सवाल हो सकता है, लेकिन क्या राज्यसभा में सिर्फ सवाल हो सकता है, लेकिन राज्यसभा सरकार को गिरा नहीं सकती इन द सेंस, क्योंकि मेजॉरिटी तो लोकसभा में ही है ना। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय एमएलए नॉट बाय द पीपल। रीजन आप जानते हो। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर टू द राज्यसभा इन एन डेमोक्रेटिक फॉर्म as adopted by our constitution, people are the final authority। हम बोलते हैं ना we the people of India, हमारे पास में पावर है, तो लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए लोकसभा को कहीं कहीं पे पावर ज्यादा दे दी है। ठीक है, in other political sphere including the passing of non money bill, constitutional amendment bill, impeachment of president and removing vice president, the power of Lok Sabha is and Rajya Sabha are co-equal। इनकी पावर क्या है, इनकी पावर इक्वल है। ठीक है, हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहां से पेपर में आपसे सवाल पूछेंगे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, और पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है, पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहां से सवाल बनना ही है। अब आपके वहां क्या है, आपके वहां एकदम पूरा प्रॉपर एक किताब में आपकी, ये मैंने भी लगाया, एक फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी में। इस फ्लो चार्ट को रट डालो इन द सेंस, समझाऊंगा मैं, रटना मतलब वैसा रटना नहीं है। लेकिन क्या होता है जब तुम लोग आंसर्स लिखते हो, और आंसर्स लिखने के बाद में क्या होता है, अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हो जिस आंसर में जरूरी है, ऐसा नहीं तो तुम हर उसमें बादल बनाने लगो, चिड़िया बनाने लगो, हर उसमें नहीं करना है अपने को। ठीक है, जहां जहां फ्लो चार्ट बन सकते हैं, जहां जहां नेसेसरी है, तो फ्लो चार्ट बना दोगे ना, ट्रस्ट मी आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा या पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी लॉ मेकिंग का अगर आपसे पूछा जाए कि कानून कैसा बनता है, क्या होता है, अगर आप ये फ्लो चार्ट बना दोगे ना, ट्रस्ट में अगर आपने एक आध पॉइंट ऊपर नीचे भी कर दिया और अगर ये फ्लो चार्ट एज इट इज बना दिया तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो समझता है, वो भी इंसान है,
क्लियर? ठीक है। Now the basic function of legislature is to make laws for its people. A definite procedure is followed in the law making. Some of the procedure of law making are mentioned in the constitution while some have evolved from convention. मतलब कि जब हम बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट का काम ही है लॉ बनाना, तो लॉ बनाने के लिए पहले पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता होगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ कुछ कुछ चीजें संविधान में लिखी है और कुछ कुछ चीजें कन्वेंशन, मतलब ओवर द टाइम हमने इवॉल्व कर लिया है। कैसे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा। हमने शायद देखा होगा कि उस कंट्री में ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो हमने ओवर द टाइम हमने खुद इवॉल्व कर लिया है। समझ रहे हो? ठीक है भैया। अब बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज लॉ, वही कि जो लॉ प्रपोज हो रहा है उसको हम पहले बिल बोलते हैं जब तक कि वो कानून नहीं बनता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। वही गवर्नमेंट बिल, इसको पब्लिक मेंबर बिल भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बिल को पब्लिक मेंबर बिल भी बोला जाता है, और प्राइवेट मेंबर बिल, नॉन मनी बिल और मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या हुआ कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हो तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बिल। और ऑर्डिनरी बिल क्या हो गया? जो नॉर्मल बिल है, ठीक है, जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो हो गया ऑर्डिनरी बिल। कि मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, ठीक है, तो वो हाई हो जाएगा, थोड़ा सा हाइयर लेवल हो जाएगा, तो लास्ट में बताऊंगा, जिसको देखना होगा वो देख लेंगे, तो तब तक थोड़ा सा रुकना, ठीक है। लॉ मेकिंग इज दस मियरली अ लीगल प्रोसीजर बट ऑल्सो पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन। तो लॉ मेकिंग एक लीगल प्रोसीजर तो है, लेकिन एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है। कोई भी सरकार कानून तब बनाती जब उनको चुनाव जीतना है, या अगर कोई सरकार ने कोई वादा किया है, ठीक है, चुनाव से पहले कोई वादा किया है, कोई घोषणा की है, तो कानून के माध्यम से वो उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो लॉ मेकिंग एक लीगल प्रोसीजर तो है ही है, साथ ही साथ में एक पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है, ठीक। The preparation of bill itself involves many considerations, such as resource required to implement law, the support of opposition that bill is likely to produce, the impact that the law may have on electoral prospect of the ruling party, etc. In the era of coalition politics, especially, a bill proposed by government has to be acceptable to all the partners of coalition. Such practical consideration can hardly be ignored. The cabinet minister all these before arriving at the decision to enact a law. Once a cabinet approves the policy behind the legislation, the task of drafting legislation begins. The draft of any bill is prepared by the concerned ministry. ठीक है भैया। सबसे पहले देखो, कानून, कोई भी आप कानून बनाते हो तो आप सबसे पहले तय करते हो कि सारी चीजें हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे समझो कि आपके घर में कोई शादी है, ठीक है। अब शादी है तो शादी से पहले क्या होता है, अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, इतने लोग आएंगे, यहाँ ऑर्डर देना, ये थीम है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। शादी करनी है, ये बात तय है कि घर की बेटी और घर के बेटे की शादी करनी है, ये बात तय है। लेकिन तय करने के बाद में क्या क्या चीजें लगेगी, उसके बाद में आप डेट फिक्स करते हो। डेट कैसे फिक्स करते हो? क्या ये चीजें 1 महीने में हो जाएगी ना, ये चीजें 2 महीने में हो जाएगी ना, तो ठीक है। तो वैसे ही सरकार को पता है कि देखो कानून बनाना है, लेकिन कानून बनाने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन, सिर्फ कानून बनाना नहीं है ना, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट भी करना है। इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्या सपोर्ट मिलेगा अपोजिशन का? मतलब कई बार होता है कि सरकार के पास मेजोरिटी हो तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेजोरिटी नहीं है, मतलब मेजोरिटी इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपोजिशन का भी सपोर्ट जरूरी होता है। संविधान बदलना इतनी सरल चीज नहीं है, तो अपोजिशन का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, शादी तय हुई तो शादी में सारे रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वाली चीज अपने को देखना है, ठीक है। उसके बाद में किस बिल से क्या इंपैक्ट रहेगा, वो चुनाव जीतेंगे, हारेंगे, क्या करेंगे। अब जब कोएलिशन पॉलिटिक्स होगी, जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, तब कोई भी कानून बनाना ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि सबकी सहमति जरूरी है, सबकी सहमति जरूरी है, और सब लोग सहमति दे दे ये जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, अगर हमने ये देखा यहाँ पे कि मेजॉरिटी वाली सरकार है तो कानून ज्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें पहले है। तो सबसे पहले कैबिनेट अप्रूव कर देता है, कैबिनेट अप्रूव कर देता है कि हाँ भैया हमको इस पे पॉलिसी बनानी है, इस पे कानून बनाना है। जैसे ही कैबिनेट अप्रूव करता है तो वैसे ही लॉ बनाने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लॉ कौन बना रहा है? मैंने बताया कि दिख मिनिस्टर ने, लेकिन पीछे ब्यूरोक्रेसी, पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो कानून बनाना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जैसे कि कोई भी बिल है तो वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के ऊपर जवाबदारी आती है। जैसे टैक्स से रिलेटेड होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री लगी रहेगी। अच्छा, जैसे हमें बात करना है कि वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैरिज एज जो है गर्ल्स की वो 18 to 21 करना है, तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहेगी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी रहेगी। तो कई बार क्या होता है 2-3 मिनिस्ट्री साथ में बैठ के भी ड्राफ्ट तैयार करती हैं बिल का। ठीक है, फॉर वही वाली बात है, ये देखो जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, विद इन द पार्लियामेंट अ बिल में बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा और बाय अ मेंबर ऑफ अ हाउस, बट ऑफन अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल for the subject introduce the bill. A money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Once passed it can be sent to Rajya Sabha. ठीक है, अब मान लो बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया। बिल का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद क्या है, मान लो मैं हूं मंत्री, मैंने बिल लाया, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ टैक्स से रिलेटेड बिल लेके आ रहा हूं। तो टैक्स से रिलेटेड बिल यूजली ये होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ही पढ़ेंगी। तो मैं यहाँ पे बिल पढ़ूंगा, अपोजिशन चिल्लाएगा ए ओ ए, वो पूरा उनको जो हंगामा करना है वो हंगामा करते रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो यूजली कोशिश ये की जाती है कि जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है वो मिनिस्टर स्वयं वहां पे बिल रीड करता है। तो मान लो अगर मैं मिनिस्टर हूं, आज अपने आप को चलो मिनिस्टर भी बना देते हैं, मैं क्या हूं, मैं हूं मिनिस्टर। मान लो मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर बनाओगे, फाइनेंस नहीं, कोई दूसरा मिनिस्टर बनाऊं मुझे। ठीक है, तो मान लो अगर मैं हूं होम मिनिस्टर, तो मैं कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मैं कोई बिल लेके आया हूं तो मेरा चॉइस है, आई कैन ईदर गो टू द राज्यसभा, मतलब मैं राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं बिल को और लोकसभा में भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई। मनी बिल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। फिर जैसे ही मैं बिल इंट्रोड्यूस करूंगा तो डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने अपनी स्पीच पढ़ी कि ये बिल है, बिल का प्रोविजन पढ़ा, बिल का हेडिंग पढ़ी, ये है, डिबेट डिस्कशन हो रहा है, इधर से उधर अफरा तफरी मच गई है, मैंने अपनी स्पीच पढ़ ली है, फिर सामने वाला कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, मीडिया कुछ और बोल रही है, तमाम तरीके की चीजें यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ बिल टेक्स प्लेस इन द कमिटी, द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी is sent to the house. That is why the committee are referred to as miniature legislation. This is the second stage in the law making process. तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि बिल फिर कहाँ पे भेज दिया जाता है, बिल वहां पे भेज दिया जाता है कमिटी के पास में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, फर्स्ट रीडिंग में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, मैंने बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकेंड स्टेज क्या हो गई, कमिटी की। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, कमिटी के पास में मैंने बिल पढ़ दिया, तुमने हंगामा कर लिया, डिबेट डिस्कशन हो गया, फिर लोकसभा ने या राज्यसभा ने यह तय किया कि बिल को कहां भेजते हैं, बिल को भेज देते कमिटी। अब कमिटी में कौन होता है, कमिटी में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, लेकिन इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असिस्ट कौन कर रहा होगा, वो जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जो सिविल सर्वेंट्स है, वो क्या कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं असिस्ट कर रहे होंगे। तो ये जो कमिटी में, आप ये समझो कि कमिटी में 10-12 लोग, मतलब छोटे छोटे लोग रहते हैं, छोटे छोटे मतलब कि कम लोग रहते हैं, ये 10-12-15 लोग क्या करेंगे, 10-12-15 लोग बिल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर एक ही डिस्कशन करेंगे कि बिल के एक एक प्रोविजन को पढ़ेंगे कि सारे प्रोविजन सही तो हैं, सही नहीं है क्या, कोई सही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो इतना बड़ा बिल है, ठीक है, इतने बड़े बिल में सारी चीजें सही है, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छा नहीं लगा, तो ये कमिटी बोल देगी लास्ट वाला पॉइंट हटा दो, बाकी सारे पॉइंट रख लो। कमिटी पूरा डिस्कशन करने के बाद में वापस से बिल कहां भेज देती है, वापस से बिल या तो लोकसभा और राज्यसभा में भेज देती है, राज्यसभा में भेज देती है। फिर अगर लोकसभा उसे मेजॉरिटी से पास कर देता है या राज्यसभा उसे मेजॉरिटी से पास कर देता है तो बिल दूसरे हाउस में चला जाता है। क्लियर है, समझ गए हो? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मैं मेरा केस बनाता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल तुमको बताते हैं कि बिल आया, बिल कहां पे आया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, यहां पे बिल आ गया, लोकसभा में इंट्रोडक्शन हो गया, मिनिस्टर ने बिल पढ़ दिया, तो इंट्रोडक्शन हो गया पहली स्टेज, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, लोकसभा ने क्या किया, इसको कमिटी के पास में भेज दिया। कमिटी में क्या हुआ, कमिटी में डिस्कशन हो गया और कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कहां रिपोर्ट दे दी, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी लोकसभा के पास। अब लोकसभा में वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने होंगे तो करेंगे, नहीं तो ये बिल किसके लिए रख दिया जाता है, बिल रख दिया जाता है वोटिंग के लिए।
मान लो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने अगर इसको पास कर दिया है तो बिल कहां पे चले जाएगा, बिल चले जाएगा राज्यसभा में। अब ये जो लोकसभा में जो इतनी पूरी प्रोसीजर हुई है ये सेम राज्यसभा में भी रिपीट होगी और फाइनली बिल किसके पास चले जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में चले जाएगा। और प्रेसिडेंट ने एसेंट मतलब सील और सिग्नेचर कर दिया तो वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा लॉ में या एक्ट में, जिसको कि एक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो वो बिल बन जाएगा कानून। क्लियर है, ठीक है। अब मैं रीड कर लूं एक बार, चलो। तो ये वाली चीज हो गई। तो कमिटी वाली जो स्टेज है, कमिटी वाली स्टेज को क्या बोला जाता है, कमिटी वाली स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानते हैं, क्योंकि क्या होता है जब बहुत सारे लोग रहते हैं, जब 543 लोग लोकसभा में, मान लो आज 543 है भी नहीं, मान लो 400 लोग है, जब 400 लोग पढ़ते तो इतना हंगामा, इतना अपन बोलते हैं ना कि नहीं ध्यान है, ठीक है। तो बिल कमेटी के पास में भेज के क्या हो जाता है, कमेटी के पास में भेज के कमेटी इसमें आराम से डिस्कशन कर लेती है। और इसीलिए अपन ने ऐसा बोला है मिनिएचर लेजिस्लेचर, कि यहाँ पे आराम से 10-15 लोग आराम से डिस्कशंस, डिबेट, सारी चीजें कर लेते हैं और सारे प्लस माइनस देख लेते हैं, ठीक है। In the third and the final stage, the bill is voted upon. बिल को वोट कर देंगे. If non-money bill is passed by one house, it is sent to the other house, where it goes through exactly the same procedure. जो मैंने बताया कि सेम प्रोसीजर दूसरे हाउस में भी फॉलो किया जाता है। अब मान लो, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लोकसभा ने क्या किया, लोकसभा ने बिल को पास कर दिया। राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा ने बिल को पास नहीं किया। इस केस में क्या होगा, इस केस में होता है जॉइंट सिटिंग, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बैठा लो। तुम और तुम्हारी मम्मी, तुम एक पॉइंट पे एग्री कर रहे हो, तुम्हारे पापा को तुमने समझाया, पापा एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, एक जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। अब जब चारों बैठोगे तो जॉइंट सिटिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो जैसे लोकसभा ने बिल को पास कर दिया और राज्यसभा ने उस बिल को होल्ड कर लिया, पास नहीं किया, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि दोनों साथ में आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ, दोनों साथ में बैठ के क्या करो, दोनों साथ में बैठ जाओ। तो हो गया जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। अब जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग में ट्विस्ट है, जॉइंट सिटिंग में हमेशा जो चीजें रहती है वो किसके फेवर में चली जाती है, लोकसभा के फेवर में चली जाती है। क्यों, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ राज्यसभा से सीधे डबल है। तो अगर मान लो सीधे डबल है, तो जब हम बात देख रहे हैं कि 700, 750, 800 लोगों में से, जस्ट एन एग्जांपल, ज्यादातर लोग लोकसभा के हैं, तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो जॉइंट सेटिंग में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि लोकसभा के फेवर में चीजें चली जाती है। क्लियर, क्लियर हो गया है, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। और मनी बिल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया। तो ये पूरा, एक बार आप इसे आराम से रीड कर लो, ये पूरा जो है, ये पूरा प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू कानून बनता है। क्लियर, ठीक है भैया। मनी बिल का मैंने ये 14 डेज वाला भी बता दिया कि 14 डेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, ठीक है, क्लियर है। ये वाली चीज यहां तक क्लियर हो गई है आई थिंक आप लोगों को। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो देयर आर मेनी वेज इन विच पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करता है ये अपन जान चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ बेसिक सी चीजें पता है। एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज करके एक चीज होती है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है सर, बहुत भारी भारी शब्द बोल दिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब ये होता है, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर फॉर वॉट एवर द मेंबर हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। मान लो अपन लेजिस्लेचर में, मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में है और यहाँ पे कोई भी मेंबर कुछ भी बोल रहा है, तो इसके बारे में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। एक्शन नहीं ले सकते हो मतलब जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हो कि इसने मुझे ऐसा बोला, या हम ऐसा रोना गाना नहीं मचा सकते, केस फाइल नहीं कर सकते। हालांकि गाली गलौज पर नहीं आना है अपने को, लेकिन पार्लियामेंट के कही गई, मतलब डिबेटिंग, पार्लियामेंट मतलब कैंटीन नहीं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर आपने कोई भी बात बोली है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, ये चीज क्यों देखिए रखी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे एमपीज हैं, उनके पास में पूरी आज़ादी होनी चाहिए बोलने के लिए, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनकी आवाज़ उठा सकें। ये सोच के साथ में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ऐड किया गया था, और ऐसे बहुत सारे प्रिविलेज
किसके पास में होते हैं? हमारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के पास में होते हैं। और वो प्रिविलेज उनकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं देते हैं, वो प्रिविलेज इसलिए देते हैं सो दैट वो खुल के अपनी बात कर सके, ठीक है, वो खुल के अपनी जो जनता है उनकी आवाज उठा सके, ठीक है। नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। The legislature in parliamentary system ensure executive accountability at various stages, policy making, implementation of law or policy, and during the post implementation stage. पार्लियामेंट सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। देखो, पार्लियामेंट पॉलिसी मेकिंग, लॉ बन रहा है तब तो, या पॉलिसी बन रही है तब तो बिल्कुल ध्यान देता ही देता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तब भी सवाल जवाब होते हैं कि प्रधानमंत्री जी वो आयुष्मान भारत ऐसा ऐसा बोल के लेके आए थे, लेकिन ऐसा ऐसा तो हुआ नहीं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी, कि इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल बाद आपको बताना पड़ता है ना कि आज से 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में आपने क्या किया है, क्योंकि आपसे सवाल जवाब वहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। और लेजिस्लेचर अलग अलग डिवाइसेस मतलब जैसे क्वेश्चन आवर होता है जिसको कि अभी अपन पढ़ेंगे, ये अलग अलग माध्यम से सवाल करते हैं, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल में पहला तो हो गया डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, क्लियर है ये वाली चीज। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, ये भी है कि लॉ पास करना नहीं करना पार्लियामेंट के हाथ में। फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपये भी निकलता है तो पार्लियामेंट को बताना पड़ता है। साथ ही साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने एग्जीक्यूटिव वाले वन शॉट में भी बताया था कि यहाँ पे जब अपोजिशन को कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसी मिनिस्टर पे या सरकार पे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में ये बोलते हैं अपोजिशन कि हमको सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, तो सरकार उसके बदले में क्या करती है, सरकार को अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है कि देखो हमारे पास में कॉन्फिडेंस है इन द सेंस हमारे पास में अभी भी मेजॉरिटी है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाह रहे हैं कि हम सरकार में बने, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक से क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। अब डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस में ही देखो अपने को बहुत सारी चीजें समझनी है। एक तो ये है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो क्वेश्चन आवर नाम की एक चीज होती है, हर दिन क्वेश्चन आवर होता है, ये आधा 1 घंटे का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे सवाल करे जाते हैं मिनिस्टर से, सरकार से सवाल करती है अपोजिशन, और वहां पे उन मिनिस्टर को जवाब भी देना रहता है। मतलब क्वेश्चन आवर ऐसा रहता है जैसे तुम नहीं बोलते हो गले का थूक सूख जाता है एक तरीके से, कि ये सवाल आएगा इसका जवाब देना है। ऑल्दो सब कुछ पहले से पता होता है बट स्टिल इस आवर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन आवर विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट वेयर मिनिस्टर हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर्स। जीरो आवर वेयर मेंबर आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। एक दूसरा होता है 0 आवर, तुम्हारे स्कूल में 0 आवर होता है एनुअल फंक्शन के नाच गाने डांस के लिए, है ना। यहाँ पे 0 आवर होता है कि कोई भी मैटर अपोजिशन उठा सकता है और उसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन करके होता है, ठीक। हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन में यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट मैटर जो होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड वो सारी चीजें होती है। अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और भी बहुत सारे मोशंस होते हैं। ये सारे मोशंस क्या होते हैं, ये सारे मोशन अपोजिशन कभी ना कभी इनका इस्तेमाल करता है और इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरीके से ये लोग एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं, ठीक है। Perhaps the question hour is the most effective method of keeping a vigil on the executive and administrative agency of the government. Members of the parliament have shown great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. Maximum attendance हमें question hour देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट का सेशन बहुत लंबा है, सुबह से शाम तक का है, तो आधे टाइम तो खाते पीते रह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर्स में हमको मैक्सिमम अटेंडेंस देखने को मिलती है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जैसे प्राइस राइज हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, एट्रोसिटीज जो कमिट हो रही है वीकर सेक्शंस के द्वारा, ये सारी, और साथ ही साथ अगर आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है, तो क्वेश्चन आवर क्या है, क्वेश्चन आवर मोस्ट इफेक्टिव टूल है, ठीक है भैया। द डिस्कशन ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर आर सो हीटेड that it is uncommon to see member raise their voice, walk
टू द वेल ऑफ द हाउस और वॉक इन द प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट। यहाँ पे ये भी होता है कि वो लोग एकदम वेल मतलब वो नीचे आ जाते हैं, वो स्पीकर के, जैसे यहाँ पे स्पीकर की चेयर है तो यहाँ पे लोग नीचे आ जा रहे हैं, कोई हाउस से बाहर निकल जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ए सफेद कपड़ा ऐसा करके, ठीक है, मतलब ये नहीं चिल्ला रहे हैं सफेद कपड़ा, ठीक है, वो मैं ऐसे जोक के लिए बोल देता हूँ, लेकिन चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। दिस रिजल्ट इज अ कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। अच्छा, जब भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह सारी चीजें होती तो इससे बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और हम लास्ट 2 डिकेड्स में देख रहे हैं तो लास्ट 2 डिकेड्स में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा के सेशंस होते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेशंस होते हैं वहाँ पे डिबेट कम, प्रोटेस्ट ज़्यादा होने लग गए, लोग आधे से ज़्यादा टाइम बाहर ही रहते हैं। तो एक सीरियस मुद्दा है सोचने के लिए कि ये सारी समस्या में आज के तारीख में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार एब्सेंस ऑफ क्योरम मतलब कि पार्लियामेंट का सेशन चलने के लिए भी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस जरूरी है सारे लोगों की। ऐसा नहीं होता जैसे आज स्कूल में बारिश हो रही है, एक ही बच्चा है तो टीचर बैठा देता, अब क्या ही बात करें, मतलब अब क्या ही पढ़ाएं तुमको। तो वैसे ही पार्लियामेंट में भी एक मिनिमम आउट ऑफ 543 एक मिनिमम जैसे 1/10 मेंबर ऐसा होना जरूरी है, तभी सेशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, फिर आज का सेशन नहीं होगा, वैसे वाली चीजें हो जाती है, ठीक है। ठीक है, व्हाट डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। अब पार्लियामेंट की कमिटीज क्या करती है, हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस में कमिटी के बारे में एक ब्रीफ में तो पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी फॉर द वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस। दीज कमिटी play a vital role not merely in the law making but also in the day-to-day business of the house. Since the parliament meets only during the session, it has very limited time at its disposal. The making of law, for instance, require in-depth study of the issue under the consideration. This in turn demands more attention and time. आपको एक चीज समझनी है कि पार्लियामेंट की, आपको लगता है कि पार्लियामेंट पूरे साल भर काम करती है, नहीं। पार्लियामेंट एक साल में 3 बार मिलता है, ठीक है, चाहे तो 2 बार भी मिल सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति में बता रहा हूं कि आज की स्थिति में पार्लियामेंट एक साल में 3 बार मतलब 3 सेशंस होते हैं, 3 दिन नहीं 3 सेशंस होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है बजट सेशन। बजट सेशन यूजली कब होता है, जनवरी एकदम एंड से लेके फरवरी, ठीक है। फिर एक होता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन होता है जुलाई अगस्त में। एक होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। अब बाकी के समय क्या हो रहा है, बाकी के समय पार्लियामेंट नहीं मिल रही है, तो क्या हो रहा है, इस समय पे कमिटी अपना काम करती है। कमिटी डे टू डे की, जैसे कोई मिनिस्टर क्वेश्चन भी उठा रहा है या कोई अपोजिशन क्वेश्चन भी उठा रहा है, तो ये सारे ब्यूरोक्रेसी और ये सब इनको बता रहे हैं। साथ ही साथ कमिटी इन डेप्थ स्टडी कर रही है। क्या कर रही है, इन डेप्थ स्टडी कर रही है किस चीज की, कोई भी बिल, कोई भी लॉ, ये तमाम तरीके की चीजें बननी, तो कमिटी एकदम इन डेप्थ वहां पे जाके कर रही है। और बहुत सारी कमिटी, जैसे अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि बहुत सारी कमिटी, जैसे डिमांड फॉर, लाइक सिमिलरली there are more important functions like studying the demand for grants made by the various ministry, looking into the expenditure incurred by various department, investigating cases of corruption etc. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जैसे डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री क्या होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। अब डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब मेरे से अलग अलग मिनिस्ट्री रुपए मांग रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के रुपए मांग रहे हैं कि भैया मेरे को इस पॉलिसी के इतने रुपए दे दो, इसके ऐसे दे दो, इसके ऐसे दे दो, इसके ऐसे दे दो। तो मैं एज एन फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, ऐसे ही छोटी मोटी बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, सीधे प्राइम मिनिस्टर की बात, प्राइम मिनिस्टर ही बना रहा हूँ, है ना। तो एज एन फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, मुझे सबका देखना पड़ेगा कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 500 करोड़ मांगे तो देना है, नहीं देना है, क्या करना है, सब कुछ ये स्टडी कौन कर रहा है, सब कुछ स्टडी कमिटी कर रही है। और कमिटी मुझे बता रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पार्लियामेंट्री कमिटी परफॉर्म सच फंक्शंस सिंस 1983 India has developed a system of parliamentary standing committee. There are over 20 such departmental related committee. Standing committee supervise the work of various departments, their budget, their expenditure and bill that come up in the house relating to the department. 1983 के बाद में इंडिया ने स्टैंडिंग कमेटी का एक कल्चर स्टार्ट किया। स्टैंडिंग कमेटी में क्या है, ये हर मिनिस्ट्री में होती है। इनका काम यह रहता है कि उस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितने रुपए चाहिए, क्या बिल है, इन तमाम तरीके की चीज़ें को वो बहुत अच्छे से, बहुत डीपली स्टडी करती है। Apart from the standing committee, the joint parliamentary committees have occupied a position of eminence in our country. तो स्टैंडिंग कमेटी के अलावा भी क्या हो रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है,
उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को JPCs बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर बिल या पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दोनों हाउसेस के मेंबर रहते हैं, दोनों हाउसेस के कुछ मेंबर को मिलकर कमेटी बनती है। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन बी सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर बिल, लाइक जॉइंट कमिटी टू डिस्कस अ बिल और फॉर अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो कोई भी मान लो बताया है कि सरकार ने ये सामान इतने में इतना खरीदा है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है कि जो सरकार बोल रही है वो सही भी तो बोल रही है कि नहीं बोल रही, नहीं तो वो बोल रहे हैं हमने इतने में खरीदा या नहीं खरीदा है, वो भी तो है। तो कोई भी मैटर को देखना है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल आ जाता है। मेंबर ऑफ दीज कमिटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस। द कमिटी सिस्टम हैज रिड्यूस्ड द बर्डन ऑन पार्लियामेंट। Many important bills have been referred to the committees. The parliament has merely approved the work done in the committee with few occasional alteration. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament, but the parliament rarely rejects and suggestions made by the committee. हम बोल रहे हैं कि कमिटी ने क्या किया है, कमिटी ने एक तरीके से पार्लियामेंट का काम कम कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई हो, पार्लियामेंट में आज भी हमें वोटिंग चाहिए, आज भी मेजॉरिटी से पास होना है, लेकिन अगर कमिटी कुछ भी बोल देती है तो पार्लियामेंट मान लेती है, क्योंकि कमिटी में एक्सपर्ट होते हैं। हर कोई कमिटी में नहीं जा रहा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही उन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करता है, अपने को उसको समझना है भैया। पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम। इट इज थ्रू डिबेट दैट पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल functions. Such discussions must be meaningful and orderly so that functions of the parliament are carried out smoothly and dignity is intact. The constitution itself has made certain provision to ensure smooth conduct of business. The presiding officer of the legislature is the final authority in the matters of regulating business of the legislature. बिल्कुल पार्लियामेंट डिबेटिंग फोरम है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो कि पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग में मदद कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट का हेड कौन है? पार्लियामेंट का हेड है लोकसभा के केस में स्पीकर, और वहां पे हम लोग राज्यसभा के केस में देखते हैं चेयरपर्सन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूजली उसे वहां पे बैठते हैं। ठीक है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के केस में, जो स्पीकर है वो फाइनल है। अगर स्पीकर ने बोल दिया तुम गलत हो तो तुम गलत हो, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम स्पीकर से ये नहीं बोल सकते कि आपने गलत बोला। नो, जो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वही हेड है, उन्होंने जो बोल दिया वो है। इसलिए हम बोलते हैं कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बहुत पावरफुल है। क्यों अपन स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बहुत पावरफुल बोलते हैं? क्योंकि जो स्पीकर ने बोल दिया है वो मानना पड़ेगा। स्पीकर ने बोला बैठो तो बैठना पड़ेगा, समझे हो? ठीक है। An amendment to the constitution was made, that was 52nd constitution amendment in 1985. This is known as anti-defection amendment. It has also been subsequently modified by 91st amendment. अब anti-defection क्या है जरा उसे 2 मिनट में समझते हैं, थोड़ा सा रुको। The presiding officer of the house is the authority who takes final decision on all such cases. If it is proved that member has defected, then such member loses the membership of the house. Besides, such person is also disqualified from holding any political office or ministership, etc. What is defection? If a member remain absent in the house when asked by party leadership to remain present, or vote against the instruction of the party, or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed to be defection. ठीक है, defection मतलब क्या है? देखो, डिफेक्शन मतलब आप ये समझो कि आपको आपके देखो एक तो लीडर की बात सुननी है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो एक तरीके से डिफेक्शन जैसी चीज़ हो गई। एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा, 12th क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल समझो, पहला डिफेक्शन का केस ये हुआ है, पहला डिफेक्शन का केस ये है कि मान लो मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस, ठीक है, मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, मैं चुनाव जीत भी गया, सबके आशीर्वाद से मैं क्या हो गया, मैं चुनाव जीत गया। ठीक है भैया, मैं चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद मुझे बीजेपी ने बोला कि ये लो 1 करोड़ रुपए रखो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, एक एग्जांपल। मुझे बीजेपी ने बोला कि लो भैया सिद्धार्थ पटेल तुम क्या करो, तुम 1 करोड़ रुपए रखो और तुम बीजेपी में शिफ्ट हो जाओ। तो चुनाव तो मैंने लड़ा कांग्रेस में, अब मैं किस में आ गया, बीजेपी में। तो ये क्या हो गया, ये डिफेक्शन हो गया। इसको लेके एक बहुत फेमस लाइन भी चली थी, आया राम गया राम। क्या हुआ, आया राम गया राम। एक इंसान था,
ठीक है, एक इंसान थे मतलब, तो वो क्या कर रहे थे, एक रात में उन्होंने 2 से 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल ली थी। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के सामने तो कांग्रेस के एमपी बन के जा रहे हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुम बीजेपी में शिफ्ट हो गए, तो ये गलत हुआ ना। तो अगर आप चुनाव जीतने के बाद में, अगर आप चुनाव जीत गए हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, और अब जाके अगर आप पार्टी चेंज कर रहे हो, तो वो डिफेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो कि आज एक वोटिंग होनी है, ठीक है, आज लोकसभा में एक वोटिंग होनी है, और मैं मान लो अब मैं हूं बीजेपी का, और मुझे बीजेपी की लीडरशिप ने बोला है कि हमें इसके फेवर में वोट करना है, और मैं जाके अगेंस्ट में वोट कर देता हूं, तो वो भी डिफेक्शन है। मैंने अपनी पार्टी की बात नहीं सुनी, मुझे सुनना पड़ेगा। क्लियर? इन सारी चीजों में, या आज मुझे प्रेजेंट रहना है, आज मुझे मेरी पार्टी लीडरशिप ने बोला कि आज मुझे प्रेजेंट रहना है, और आज मैं प्रेजेंट नहीं रहा, तो वो है डिफेक्शन। अब देखो, डिफेक्शन पे बहुत सारे लॉज तो बने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया। किस चीज को लेकर अमेंडमेंट किया? पहले 52nd अमेंडमेंट किया, फिर 91st अमेंडमेंट किया। ये अमेंडमेंट बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं, आप भी न्यूज में सुनते हो कि सर आज भी बदलते हैं, कि चुनाव लड़ा तो किसी और पे और बाद में स्विच किसी और पॉलिटिकल पार्टी में हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन स्टिल हम उसे रोक नहीं पा रहे। इस समस्या को आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि बिल्कुल हम मानते हैं कि ये समस्या है, और इस समस्या को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इन सारे मैटर्स में, कि फॉर एन एग्जांपल, कि आज मैं चुनाव जो है, आज क्या हुआ, आज मैं चुनाव तो लड़ा कांग्रेस से, लेकिन कल को मैं शिफ्ट हो गया बीजेपी में, तो मेरे अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन के तहत मुझे मेरी सीट से भी रिजाइन करना होगा। मतलब मैं अपनी सीट से भी हाथ खो बैठूंगा, साथ ही साथ मैं कभी मिनिस्टर भी नहीं बनूंगा। इन सारी चीज में फाइनल डिसीजन किसका होता है? इस सारी चीज में फाइनल डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है, मतलब जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रिसाइडिंग, लोकसभा की बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो लीड कर रहे हैं, उनका डिसीजन होगा। क्लियर? समझ में आ गया? लेकिन वही वाली चीजें कि आज भी ये सारी चीजें चल रही है, एंड स्टिल मैंने बताया कि समस्याएं हैं, बट हमें सुधार करना है। और सुधार कौन करेगा? मैं हर बार बोलता हूं, आप, क्योंकि आप हो देश का भविष्य। सो इसी के साथ में हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे, बहुत अच्छे से समझते हैं। अवर पार्लियामेंट इज ट्रूली अ रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस सिंबलाइजिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री. Members speak different language. In the course of proceedings, they come from different caste, religion, and sects. They often fight bitterly. They can express the interest of various sections of our country. On account of its composition, legislature is the most representative of all organs of government. The sheer presence of members of diverse social backgrounds make the legislature more representative and potentially more responsive to people's expectation. In parliamentary democracy, legislature as a body representing the wishes of people occupy high position of power and responsibility. आपने देखा होगा पार्लियामेंट, इतनी सारी चीजें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ी, ठीक है, लेकिन फिर भी पता है पार्लियामेंट सबसे प्यारा ऑर्गन है। प्यारा ऑर्गन क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो लैंग्वेज कन्वर्ट, मतलब जो हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई कन्नडा में बोल रहा है, कोई गुजरात में बोल रहा है, एक वो मिनी इंडिया दर्शा रहा है। वहाँ पे डाइवर्स सेक्शन से लोग आ रहे हैं, सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में नहीं। हम बोलते हैं ना कि पॉलिसी को लेके डिबेट हो सकती है। आप जानते भी हो कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की या बीजेपी वालों की कांग्रेस से नहीं पड़ती होगी, मैं बता रहा हूँ बहुत पड़ती है। ये लोग साथ में जाते हैं, हाउस पार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल सब कर रहे हैं, मतलब हाउस पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा जो डिबेट है ना, वो हमारी डिबेट और हमारी लड़ाई वहाँ पे है, पॉलिसी को लेके, पर्सनल लेवल पे नहीं है। आप पार्लियामेंट की कैंटीन में देखोगे, कभी आप इन लोगों के इंटरव्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि कैंटीन में दे आर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है, इतनी मैच्योरिटी रख रहे हैं। और पार्लियामेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारा डेमोक्रेसी को 4 चांद पार्लियामेंट ने लगाए एक तरीके से, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, और जो चीज़ें नहीं हैं वो भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था लॉज कैसे बनते हैं। जो मैंने कुछ बताया था, कुछ बाद में बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हें अभी के लिए। सिद्धार्थ पटेल तो तुम्हारे साथ है ही, ठीक है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताइए। हाउ लॉज आर मेड, वहाँ से पक्का सवाल बनेगा, उस क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना, उसके फ्लो चार्ट को हमेशा ध्यान रखना। तो अलविदा कहने से पहले मैं अपनी लाइन के साथ में स्टार्ट करूँगा। कौन सी है मेरी लाइन?
आपको भी मालूम होगा कि चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। बने रहो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के साथ, बने रहो मेरे साथ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।